Very good evening, friends. Today we will start with section 60. Just Prakash Kukreja ji, I have made you co-host, so you can add people. Sure, sir. है ना? Siddharth Pal ji, I have made you co-host. You can also add people. So section 60. I hope my screen is visible to you. हाँ सर, विजिबल है. Okay. So section 60. What section 60 says? I think we had covered up to section 59 earlier, although we will cover the part related to regulations at a later date also. We have not covered the regulations in detail regarding CIRP and liquidation, although whatever was minimum bare required, I have already discussed. But regulations at length, we will take up separately. Section 60. Section 60 talks of adjudicating authority. So what it says, that the adjudicating authority in case of corporate persons is NCLT, and for corporate guarantor or personal guarantor of corporate debtor also it is NCLT. Now I hope you have a copy of the Bear Code with you. Now you take out your copy of the Bear Code and we will read section 60 in detail. Section 60, subsection 1. What it says? The adjudicating authority in relation to insolvency resolution and liquidation for corporate persons, including corporate debtors and personal guarantors thereof, shall be the NCLT, having territorial jurisdiction over the place where the registered office of the corporate person is located. अब इसमें कॉन्ट्राडिक्शन क्या है? कॉन्ट्राडिक्शन ये है कि पर्सनल गारंटर का मतलब क्या होगा? वो कोई इंडिविजुअल होगा. तो पर्सनल गारंटर भी क्या एनसीएलटी में आएगा? हाँ आएगा, क्योंकि वो गारंटर किसका है? कंपनी का. तो ऐसा तो हो नहीं सकता ना भाई, कंपनी की तो सीआईआरपी एनसीएलटी में चल रही है और पर्सनल गारंटर की चलेगी डीआरटी में. वैसे हमें मालूम है कि जो इंडिविजुअल्स हैं या जो पार्टनरशिप फर्म्स हैं उनके लिए एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी क्या है? डीआरटी. ठीक है, ये तुमने पहले ही पढ़ा. लेकिन एक इसमें थोड़ा डिस्टिंक्शन है कि जो पर्सनल गारंटर है उनकी भी सीआईआरपी कहां पर चलेगी? एनसीएलटी. सेक्शन 60 सबसेक्शन 2 क्या कहता है? विदाउट प्रेजुडिस टू सबसेक्शन 1 एंड नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग टू द, ये मैं इसलिए डिटेल में ले रहा हूं क्योंकि क्वेश्चंस आर बीइंग फ्रेम्ड ऑन दिस सेक्शन आल्सो. नाउ व्हाट दे आर डूइंग इज दे आर टेकिंग अप सेक्शंस व्हिच नॉर्मली पीपल इग्नोर. भाई 60 आदमी सोचता है 60 में क्या है, कोई खास बात तो है नहीं, 60 के ऊपर ही क्वेश्चन बना देते हैं. So section 60 subsection 2 says without prejudice to subsection 1 and notwithstanding anything to the contrary contained in this code, whereas CIRP or liquidation of a CD is pending before NCLT, an application relating to insolvency resolution or liquidation or bankruptcy of a corporate guarantor or personal guarantor shall be filed before such NCLT. क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि कंपनी की सीआईआरपी पहले चल रही है, कंपनी की सीआईआरपी या लिक्विडेशन, उसके पर्सनल गारंटर की या कॉर्पोरेट गारंटर की, दो वर्ड आ गए इसमें, कॉर्पोरेट गारंटर या पर्सनल गारंटर, तो उनकी भी प्रोसीडिंग कहां चलेगी? एनसीएलटी. कॉर्पोरेट गारंटर की तो वैसे ही चलनी है क्योंकि कॉर्पोरेट कंपनीज के लिए तो है ही एनसीएलटी, लेकिन अगर पर्सनल गारंटर होगा तो भी वहीं चलेगी. कहां? एनसीएलटी में. ये सेक्शन 60 सबसेक्शन 2 कहता है. 60 सबसेक्शन 3 क्या कहता है? एन इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस और लिक्विडेशन और बैंक्रप्सी प्रोसीडिंग्स ऑफ ए कॉर्पोरेट गारंटर और पर्सनल गारंटर एज द केस में बी ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर पेंडिंग इन एनी कोर्ट और ट्रिब्यूनल शैल स्टैंड ट्रांसफर्ड टू द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी डीलिंग विद इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस और लिक्विडेशन प्रोसीडिंग्स ऑफ सच कॉर्पोरेट डेटर. भाई जो कॉर्पोरेट गारंटर है उसकी इंसॉल्वेंसी या लिक्विडेशन या बैंक्रप्सी प्रोसीडिंग पहले से चल रही है. ठीक है, पहले से चल रही है तो वो कहां चल रही होगी? डीआरटी में. लेकिन जब उस कंपनी की सीआईआरपी शुरू हो गई तो वो कहां ट्रांसफर हो जाएगी? एनसीएलटी. क्लियर है? सेक्शन 60 सबसेक्शन 3. आई होप इट इज क्लियर. क्यों प्रकाश कुकरेजा जी, क्लियर है ना? सर एक क्लैरिफिकेशन है. हाँ पूछिए.
अगर आप सब सेक्शन 1 देखें तो वो स्पेसिफिकली लिखता है कि पर्सनल गारंटर, अब मेरा क्वेश्चन स्पेसिफिक टू पर्सनल गारंटर है, तो सब सेक्शन 1 कहता है कि कॉर्पोरेट डेटर्स एंड पर्सनल गारंटर, ये क्लियर हो गया कि ये एनसीएलटी में जाएगा, ठीक है। जब सब सेक्शन 3 जो बोलता है वो बोलता है कि कोई एग्जिस्टिंग पर्सनल गारंटर के अगेंस्ट जो डीआरटी में चल रहा है, सो दैट हैज टू बी शिफ्टेड टू एनसीएलटी। यस, सो आई शैल सेंड ट्रांसफर्ड। हाँ, shall be transferred, हाँ, sorry. So my question is कि अगर सपोज मैं एक सीआरपी रेज करता हूँ पर्सनल गारंटर के अगेंस्ट, एग्जिस्टिंग नहीं है, तो शुड आई गो टू एनसीएलटी और शुड आई गो टू डीआरटी? नहीं नहीं, आपको आपको ये देखना है कि भाई वो है क्या, कॉर्पोरेट गारंटर या पर्सनल है। पर्सनल कॉर्पोरेट है तो गारंटर। पर्सनल है तो डीआरटी में जाना। तो सर अगर अगर प्रोवाइडेड कंपनी की सीआईआरपी नहीं चल रही है, हाँ नहीं चल रही है तो नहीं चल रही, डीआरटी। तो आपको आवाज जा रहा है डीआरटी में। तो सर मान लीजिए कि अगर कंपनी सीआरपी चल रही है तो मुझे एनसीएलटी में जाना है। है अगर कंपनी सीआरपी चल रही है तो मुझे एनसीएलटी में जाना है। देखो, नहीं, अगर कॉर्पोरेट पर्सन से रिलेटेड है, देखो हाँ। ऐसा हो सकता है, ये यहाँ पर थोड़ा सा ना अलग है। ये क्या कह रहा है, बेसिकली बात ये है, अगर इंडिविजुअल की चल रही है, अगर इंडिविजुअल की इंसॉल्वेंसी या बैंक्रप्सी चल रही है तो डीआरटी में जाना है। करेक्ट। 60 सबसेक्शन 1 क्या कहता है, चाहे पर्सनल गारंटर की हो उसमें भी एनसीएलटी होगा। मतलब ये हाँ। भाई पर्सनल गारंटर दो तरह का हो सकता है ना। पर्सनल गारंटर का मतलब ये है कि वो इंडिविजुअल तो है ही है, पर्सनल गारंटर है तो ठीक है ना। करेक्ट। तो अगर पर्सनल गारंटर कॉर्पोरेट डेटर का है, भाई पर्सनल गारंटर किसी नॉन कॉर्पोरेट का भी तो हो सकता है, ये मतलब है। अगर पर्सनल गारंटर कॉर्पोरेट का है तो वो जाएगा एनसीएलटी में। अब तीसरा पढ़ते हैं, पहला वाला तो क्लियर है। पहले वाले में तो क्या कहता है, भाई कंपनी की है या पर्सनल गारंटर की है। पर्सनल गारंटर किसका, कंपनी का, ठीक है। तो वो वहां चलेगी जहां पर रजिस्टर्ड ऑफिस है कॉर्पोरेट पर्सन का। 60 सबसेक्शन 1 तो क्लियर है। दूसरा क्या कहता है, दूसरा ये कहता है कि भाई सीआईआरपी या लिक्विडेशन प्रोसीडिंग पेंडिंग है बिफोर एनसीएलटी, ठीक है। तो उस केस में अगर कोई इंसॉल्वेंसी या लिक्विडेशन या बैंक्रप्सी, चाहे वो कॉर्पोरेट गारंटर की हो चाहे वो पर्सनल गारंटर की हो, ठीक है, ऑफ सच कॉर्पोरेट डेटर, तो वो भी एनसीएलटी में जाएगी। ये भी क्लियर है। ये क्लियर है ये तो। अब तीसरा, हाँ जी। अब तीसरा क्या कहता है, तीसरा कहता है आपकी सीआईआरपी है, सीआईआरपी की बात भी नहीं कर रहा। देखो वो क्या कर रहा है, इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस। इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस किसका हो सकता है, इंडिविजुअल का भी हो सकता है, फर्म का भी हो सकता है, कंपनी का भी हो सकता है। यहां उसने कॉर्पोरेट नहीं कहा वर्ड। आप ये देखो कि पहलों में वो क्या कर रहा है, जो 60 सबसेक्शन 2 है वहां कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस लिखा है वर्ड सेकंड लाइन में, ठीक है ना। और यहाँ थर्ड में क्या कर दिया, इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस, यहाँ कॉर्पोरेट उड़ा दिया। तो इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस या लिक्विडेशन या बैंक्रप्सी ऑफ ए कॉर्पोरेट गारंटर, किसी कॉर्पोरेट गारंटर की चल रही है, कॉर्पोरेट गारंटर है, या पर्सनल गारंटर की, एज द केस में बी ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर पेंडिंग इन एनी कोर्ट और ट्रिब्यूनल। मतलब ये क्या होता है कि जुरिस्डिक्शन कैसे डिसाइड होता है। जुरिस्डिक्शन, भाई आपने पर्सनल गारंटर की, आपने इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग चलाई, पर्सनल गारंटर की कहां चलाओगे, जहां पर वो रहता है या जहां पर वो बिजनेस करता है, ठीक है ना। अब उस कंपनी की भी सीआईआरपी शुरू हो गई, उसका जुरिस्डिक्शन दूसरा है। कंपनी का जुरिस्डिक्शन कैसे देखोगे, रजिस्टर्ड ऑफिस में। तो ये कह रहा है कि जो वहां चल रही है वो वहां पर ट्रांसफर हो जाएगी, ठीक है ना जी। अब क्लियर है, क्लियर है सर, क्लियर। सर फर्स्ट और सेकंड का एक बार डिफरेंस बताइए ना, सबसेक्शन फर्स्ट और सेकंड का। बहुत डिफरेंस है। देखो जी, फर्स्ट में तो क्या कहता है, कंपनी की या पर्सनल गारंटर की जो कॉर्पोरेट डेटर है वो कहां पर चलेगी, एनसीएलटी में, जहां पर रजिस्टर्ड ऑफिस लोकेटेड है। 60 सबसेक्शन 1 तो क्लियर है। इसका मतलब पर्सनल गारंटर कंपनी का होगा तो एनसीएलटी में चलेगा, डीआरटी में नहीं जाएगा। नहीं, अभी हम पहला पढ़ रहे हैं, अभी हाँ, पहला पढ़ रहे हैं, अभी पहले पे चले, पहला क्लियर है। ठीक है। अब दूसरा, दूसरे में क्या कहता है, दूसरे में कहता है कि भाई अगर सीआईआरपी या लिक्विडेशन कॉर्पोरेट डेटर की पेंडिंग है बिफोर एनसीएलटी, है ना, मतलब चल रही है अभी, ठीक है। तो उस केस में अगर इंसॉल्वेंसी या लिक्विडेशन बैंक्रप्सी आ गई कॉर्पोरेट गारंटर की या पर्सनल गारंटर की, वो भी वहीं पर फाइल होगी। मतलब ये कि एक सीआईआरपी चल रही है, दूसरी स्टार्ट करनी है। ये जो पर्सनल गारंटर की या कॉर्पोरेट गारंटर की स्टार्ट करनी है, तो ये कहां पर स्टार्ट होगी,
ये वहीं पर NCLT होगी जहां पर पहले वाले की चल रही, कॉर्पोरेट डेटर की चल रही, ठीक है। क्योंकि जुरिस्डिक्शन की सवाल है। 60 में बात कर रहा है बेसिकली जुरिस्डिक्शन की, कि फाइल कहाँ होगी। ठीक है, अब 60 सब 2 भी क्लियर है या 2 में कोई डाउट है? नहीं ठीक है, क्लियर है सर। अब 3 तीसरा, 3 तो अब क्लियर है, कोई है 3 क्लियर है? 3 क्लियर है। फर्स्ट में हाँ। मतलब ऐसा हो गया कि अगर पर्सनल गारंटर कॉर्पोरेट है हाँ तो हाँ, उसकी तो वो वहीं पर ही वो 1 होगी। में आएगा, एनसीएलटी में ही होगा। हाँ, एनसीएलटी में होगा, और वो भी कहां पर, जहां पर रजिस्टर्ड ऑफिस लोकेटेड है। हाँ, है ना, पर्सनल गारंटर हो तो वो डीआरटी बेसिकली में नहीं जाना, चाहे बेसिकली सीआरपी। क्या कह रहा है, बेसिकली वो क्या कहना चाह रहा है, कई बार क्या होता है साइमल्टेनियसली एप्लीकेशन लगती है, हाँ। सीआईआरपी उसकी भी एप्लीकेशन उसकी भी लगा देते हैं और पर्सनल गारंटर की भी लगा देते हैं, तो वो सेम हाँ। एनसीएलटी में लगेगी। 60 सबसेक्शन 1 बेसिक बात ये है। नहीं वो एंड तो कह ठीक रहा है, है वो तो ठीक है सर, लेकिन अगर हाँ। मान लो सीआरपी नहीं चल रही है, जैसे कॉर्पोरेट गारंटर का ही लगा, पर्सनल गारंटर पे ही केस लगाया है, हाँ, तो पर्सनल गारंटर पे लगाया तो पर्सनल गारंटर की जो जुरिस्डिक्शन होगी वहां पर होगी। वो अगर बाद में NCLT कंपनी की सीआईआरपी चलेगी तो जहां पर कंपनी की चलनी चाहिए थी वहीं पर ट्रांसफर हो जाएगी। अच्छा मतलब पर्सनल पहले, गारंटर मतलब समझ लो कि पीछे का डिब्बा है, हाँ तो उसकी फिर ये मेन एनसीएलटी इंजन में, है। ये जो एनसीएलटी में कॉर्पोरेट चलेगी ना, डेटर है, मेन इंजन ये है। तो पर्सनल गारंटर की एनसीएलटी में चलेगी ना सर, हाँ, है ना, नहीं चाहे ओहो चलेगी तो पर्सनल गारंटर की एनसीएलटी, लेकिन वहां ट्रांसफर हो जाएगी। मतलब आप समझो, पहले पर्सनल गारंटर की शुरू हुई, पर्सनल हाँ गारंटर की पहले कहाँ शुरू होगी, उसका DRT में। जुरिस्डिक्शन देखेंगे जहां पर वो अच्छा, रहता है या जहां पर वो ठीक बिजनेस करता है, कंपनी की तो ठीक हो ही है। नहीं रही। हाँ यही पॉइंट था मेरा सर। हाँ, पहले में क्या है, पहले में फर्क क्या है, पहले में फर्क ये है कि दोनों के अगेंस्ट में शुरू कर दी, दोनों के अगेंस्ट में शुरू करेगा, जहां पर रजिस्टर्ड ऑफिस है वहां शुरू करेगा। ठीक है। तो तीसरा, एक चीज खाली ऐड करना चाहूंगा सर, सॉरी हाँ सॉरी वेरी हाँ सॉरी, हाँ, कि बोलिए बोलिए। जो सबसेक्शन 1 है उसमें जो पर्सनल गारंटर के अगेंस्ट जब सीआरपी रेज हो रही है, बिकॉज दैट सीआरपी इज बीइंग रेज्ड फॉर अ कॉर्पोरेट पर्सन हु, फॉर अ पर्सनल गारंटर हु इज अ गारंटर फॉर द कॉर्पोरेट पर्सन, इसके लिए वो एनसीएलटी में रेज होगा। दैट इज हाउ आई एम अंडरस्टैंडिंग। वो तो Yes. है ही, वो तो है ही। इसके देखो लिए ऐसे है, हाँ ऐसा है, हम तो ये पार्ट 2 पढ़ रहे हैं, पार्ट 2 हम कॉर्पोरेट पर्सन का ही पढ़ रहे हैं, तो कॉर्पोरेट पर्सन से कुछ ना कुछ रिलेशन तो है ही है इस बंदे का, चाहे एज ए गारंटर है या एज एन, चाहे जो प्योरली इंडिविजुअल है, जो जिसका कंपनी से कोई मतलब ही नहीं, जिसने कंपनी को हाँ, गारंटी नहीं दी, वो वो तो डीआरटी डीआरटी में जाएगा, वो करेक्ट तो यहाँ करेक्ट आएगा ही नहीं, हाँ करेक्ट, हाँ ये है ना, क्लियर हुआ सर। हाँ वो हाँ तो यहाँ आएगा नहीं, क्योंकि हम पार्ट 2 हाँ। पढ़ रहे हैं। पार्ट 2 क्या है, सीआईआरपी एंड लिक्विडेशन Correct. ऑफ कॉर्पोरेट पर्सन। हाँ वो तो ठीक है सर, पार्ट 1 का ही है कि अगर पर्सनल गारंटर पर ही खाली चालू करता है, कोई भी कॉर्पोरेट पर्सन पे नहीं करता है, कॉर्पोरेट डेटर पे नहीं करता है, तो भी एनसीएलटी में ही जाना पड़ेगा उसको, वो एनसीएलटी में जाएगा है। तो हाँ, भी एनसीएलटी में जाना पड़ेगा, डीआरटी में नहीं। ये मेरा पूछना है क्वेश्चन। बात देखो, इसमें कोई क्लियर कट आंसर नहीं है, ये 60 सबसेक्शन 3 से गवर्नड है। हो सकता है उसकी कोई कोर्ट में चल रही हो, डीआरटी में चल रही हो, डीआरटी में भी हो सकती है उसकी, आप उसकी ये भी हो सकता है कि प्रोविंशियल टाउन्स इंसॉल्वेंसी एक्ट में चल रही हो। देखो, जो इंडिविजुअल 60 सबसेक्शन 3 क्या बात करता है, 60 सबसेक्शन 3 बात करता है एन इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस, यहाँ कॉर्पोरेट की बात नहीं कर रहा। देखो 2 में वर्ड क्या लिखा है, कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस, यहाँ क्या वर्ड लिखा है, इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस। तो इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस या लिक्विडेशन या बैंक्रप्सी प्रोसीडिंग ऑफ ए कॉर्पोरेट गारंटर या पर्सनल गारंटर एज द केस में बी ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर पेंडिंग इन एनी कोर्ट और ट्रिब्यूनल। बात बेसिक ये है कि ये पहले चल चुकी, उसकी जो आईआरपी है, चाहे वो कॉर्पोरेट गारंटर था या पर्सनल गारंटर था, उसकी पहले स्टार्ट हो चुकी है और वो किसी कोर्ट या ट्रिब्यूनल में पेंडिंग है। अगर कहीं पर भी वो पेंडिंग है तो वो वहां पर ट्रांसफर हो जाएगी जहां पर इसकी सीआईआरपी कंपनी की चलेगी। सर मैं इस पॉइंट को ऐसे समझ रही हूँ कि क्योंकि ये पर्सनल गारंटर है और इंडिविजुअल भी तरह देखा जा सकता है, तो ऐसा भी हो सकता है कि उसकी डीआरटी में दोनों चीजें हो सकती है, देखो इंडिविजुअल भी हो सकता है, कॉर्पोरेट गारंटर भी। 60 हाँ, तो इसकी सबसेक्शन हो 3 सकता दोनों है की बात डीआरटी करता में, है। सर इसका हो सकता है कि डीआरटी में केस चल रहा हो, पर इसका हाँ, ये भी होता है पॉइंट हाँ, 3, डीआरटी से भी ट्रांसफर हो जाएगा। सीआईआरपी कॉर्पोरेट डेटर के अगेंस्ट हो गई, तो अगर ये कॉर्पोरेट गारंटर भी है तो उसका जो डीआरटी का केस है वो इसके अंदर ट्रांसफर हो जाएगा, जहाँ पे एनसीएलटी भाई में देखो, जहाँ पे रजिस्टर्ड ऑफिस ऐसा है, कॉर्पोरेट गारंटर तो डीआरटी में जा ही नहीं सकता। कॉर्पोरेट गारंटर मतलब कंपनी, कंपनी तो उस पार्ट 2 में जाएगा, एनसीएलटी में जाएगा। सर पहले एक बात पर्सनल मुझे गारंटर जा बताओ सकता है। सर, एक बात बताओ, जो गारंटर की तो सेकेंडरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, पहले तो जिसको भी नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, इंडियन कॉन्ट्रैक्टर क्या कहता है, लायबिलिटी ऑफ द गारंटर इज कोएक्सटेंसिव विद दैट ऑफ द बोरोवर। नहीं लेकिन पहले तो वो बोरोवर से ही मांगेगा ना, ऐसा नहीं है। हम केस लॉ पढ़ेंगे, केस लॉ आएंगे,
आप पहले गारंटर के अगेंस्ट में प्रोसीड कर सकते हो। आपको पता है बोरोवर के पास कुछ है ही नहीं, आपको पता है कंपनी में तो कुछ है ही नहीं, मैं डायरेक्टर के अगेंस्ट में प्रोसीडिंग शुरू करूंगा, प्रॉपर्टी तो डायरेक्टर के पास है, तो मैं कंपनी के अगेंस्ट में पहले क्यों टक्कर मारूंगा, मैं सीधा उसकी सीआईआर पे शुरू करूंगा अगर वो कॉर्पोरेट गारंटर है तो, और अगर इंडिविजुअल है तो मैं उसकी इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग शुरू करूंगा। तो लाइबिलिटी, ये इसमें देयर आर केस लॉज एंड यू कैन प्रोसीड साइमल्टेनियसली, यू कैन प्रोसीड अगेंस्ट आइदर ऑफ देम। अगर दो एप्लीकेशन लगा दी तो जो पहले एडमिट होगी दूसरी विड्रॉ करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको लेने तो एक ही बार पैसे है ना, ये चक्कर है। और आपकी पूरी रेमेडी अगर एग्जॉस्ट नहीं हुई तो कॉर्पोरेट गारंटर को फिर भी पकड़ सकते हो आप। आपने कंपनी को बिल्कुल लिक्विडेट कर दिया, उसके बाद भी पैसे पूरे नहीं हुए, गारंटर की फिर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ही इज नॉट अब्सॉल्व्ड। वो जब हम पूरे केस लॉ वगैरह पढ़ेंगे यही अंडरस्टैंडिंग डेवलप होके आएगी, बट इन नटशेल यही है। हाँ मैडम, अनु पांडे जी आगे चलते हैं, समझ क्लियर हो गया। अच्छा, चौथा पॉइंट क्या कहता है, ये मैं इसलिए सेक्शन 60 थोड़ा डिटेल में कर रहा हूँ, क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आजकल इस पे। नेशनल कंपनी ट्रिब्यूनल शैल बी वेस्टेड विद ऑल द पावर्स ऑफ द डीआरटी एज कंटेम्पलेटेड अंडर पार्ट 3 फॉर द पर्पज ऑफ सबसेक्शन 2। अब सबसेक्शन 2 के लिए यहाँ पर आगे ना कि भाई जो डीआरटी की पावर है वही एनसीएलटी की पावर हो जाएगी, क्योंकि दूसरी वाली डीआरटी में चल रही होगी मान लो, ठीक है ना। वो कह रहा है ना कि भाई अगर कहीं पर भी पेंडिंग है तो वो भी एनसीएलटी में ट्रांसफर हो जाएगी। पार्ट 2 ये बात करता है कि पर्सनल गारंटर की है, पर्सनल गारंटर की पहले चल गई, वो डीआरटी में चलाई होगी आपने, तो डीआरटी को भी वही पावर है, एनसीएलटी को भी वही पावर है जो डीआरटी के पास पावर है। तो पांचवा ठीक है, चौथा भी क्लियर है या कोई क्वेश्चन है? हाँ प्रकाश कुकरेजा जी, क्लियर सर, बिल्कुल। ओके। फिफ्थ, notwithstanding anything to the contrary contained in any other law for the time being in force, the NCLT shall have jurisdiction to entertain or dispose of। ठीक है, तो NCLT का क्या jurisdiction है? Any application or proceeding by or against the corporate debtor or corporate person। और ज्यादा abundantly clear कर दिया इसने, क्या कहता है? कॉर्पोरेट डेटर के अगेंस्ट में हो या कॉर्पोरेट गारंटर, कॉर्पोरेट पर्सन के अगेंस्ट में हो, ठीक है ना, तो कोई भी चीज हो तो उसको जुरिस्डिक्शन है, कोई भी एप्लीकेशन। दूसरा, एनी क्लेम मेड बाय और अगेंस्ट द कॉर्पोरेट डेटर और कॉर्पोरेट पर्सन इंक्लूडिंग क्लेम्स मेड बाय और अगेंस्ट एनी ऑफ इट्स सब्सिडरीज सिचुएटेड इन इंडिया। ठीक है, ये एनसीएलटी की पावर की बात कर रहा है कि एनसीएलटी कौन कौन सी एप्लीकेशंस को एंटरटेन कर सकता है। ठीक है, पहला, कॉर्पोरेट डेटर या कॉर्पोरेट पर्सन के अगेंस्ट में कोई भी एप्लीकेशन या कोई भी प्रोसीडिंग हो। दूसरा, कोई भी क्लेम हो बाय और अगेंस्ट कॉर्पोरेट डेटर या कॉर्पोरेट पर्सन इंक्लूडिंग क्लेम्स मेड बाय और अगेंस्ट एनी ऑफ इट्स सब्सिडरीज। सब्सिडरीज कौन सी? जो सिचुएटेड इन इंडिया है। तीसरा, एनी क्वेश्चन ऑफ प्रायोरिटीज और एनी क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट्स arising out of or in relation to the insolvency resolution or liquidation proceedings of the corporate debtor or corporate person under this। अब हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा भाई कोई भी क्वेश्चन ऑफ लॉ है वो नॉर्मली कहाँ जाता है? हाई कोर्ट में। ठीक है, हमने यही कॉमन अंडरस्टैंडिंग यही है। लेकिन यहाँ पर क्या कहा? यहाँ पर कह दिया कि भाई कोई भी क्वेश्चन ऑफ लॉ है या जो क्वेश्चन ऑफ फैक्ट्स है जो इंसॉल्वेंसी या लिक्विडेशन से रिलेटेड है, चाहे वो कॉर्पोरेट डेटर का हो चाहे वो कॉर्पोरेट पर्सन का हो, उसकी जुरिस्डिक्शन किसकी है? एनसीएलटी की। ठीक है, प्राइमरी जुरिस्डिक्शन। 60 सबसेक्शन 6 क्या बोलता है? नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन द लिमिटेशन एक्ट 1963 or in any other law for the time being in force in computing the period of limitation specified for any suit or application by or against a corporate debtor for which an order of moratorium has been made under this part, the period during which such moratorium is in place shall be excluded। तो जो लिमिटेशन पीरियड है हमारा, वो कहता है कि लिमिटेशन एक्ट में कुछ मर्जी लिखा हो, ठीक है, तो जब हम कंप्यूट करेंगे पीरियड ऑफ लिमिटेशन स्पेसिफाइड फॉर एनी सूट और एप्लीकेशन, भाई हम एक कंपनी के अगेंस्ट में जो सीआईआरपी में चल रही है उसके अगेंस्ट कोई सूट फाइल करना चाहते थे, इसमें सेक्शन 14 में मोरेटोरियम लग गया,
तो जो सेक्शन 14 में मॉरेटोरियम लग गया, कितने टाइम के लिए लगेगा? मिनिमम 180 डेज तो लगेगा ही। हो सकता है एक्सटेंशन भी हो जाए, 90 डेज और हो गए, अब 330 डेज हो गए, मान लो 2 साल केस चल गया, ठीक है ना, तो 2 साल का पीरियड लिमिटेशन पीरियड से एक्सक्लूड हो जाएगा। ठीक, ये बात करता है। क्लियर है? इसमें कोई डाउट है? एक कंपनी थी जिसके अगेंस्ट में हम सूट फाइल करना चाहते थे, ठीक, लिमिटेशन पीरियड हमें मालूम है 3 साल का है। हमारा क्या हुआ कि 2 साल 11 महीने हो गए थे। 2 साल 11 महीने होने के बाद में हम उस कंपनी के अगेंस्ट में सूट फाइल करने गए, तो हमें पता चला भाई मॉरेटोरियम लगा हुआ। मॉरेटोरियम में 2 साल निकल गए, तो 2 साल बाद जो है हम बाकी का पीरियड जो 1 महीने का, उसके अंदर सूट फाइल कर सकते हैं। आई होप नाउ इट इज क्लियर। सर बाकी का जो पीरियड है उसमें सूट फाइल कर सकते हैं, क्योंकि मोराटोरियम खत्म हो जाता है। नेचुरली वो तो टोटल हाँ, तो 3 साल वो का तो ही होगा उसमें- ना। हाँ, मान लो 1 साल पहले निकल गया, 2 साल इसमें निकल गया CIRP में, तो 2 साल और मिल जाएंगे आपको, मतलब उस पीरियड के लिए स्टे होगा ना। stay हो ये थोड़ी जाएगा। 3 साल दोबारा से शुरू नहीं होगा, नेचुरल है वो तो, करेक्ट करेक्ट। है ना जी। वो Clear. कह रहा है ना इसमें, वो कह रहा है कि भाई कंप्यूट करना है आपको पीरियड ऑफ लिमिटेशन। तो जब कंप्यूट करना है पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर एनी सूट और एप्लीकेशन बाय और अगेंस्ट द कॉर्पोरेट डेटर, तो जिस पीरियड में मॉरेटोरियम है वो मॉरेटोरियम का पीरियड एक्सक्लूड हो जाएगा, सिंपल बात, क्लियर सर। ठीक है ना। तो सेक्शन 60 पे कोई सवाल किसी का? नहीं तो हम 61 पे चलते हैं। बस सर खाली एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि हाँ। सेक्शन 60 सब सेक्शन 5 पे सुप्रीम कोर्ट का केस लॉ है, एस्सार स्टील वर्सेस सतीश कुमार गुप्ता, सो दैट जस्ट फॉर रेफरेंस, ताकि ठीक है, लोगों को याद रहे। या बिल्कुल ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है जी। तो सेक्शन 61 क्या कहता है? 61 कहता है अपील्स एंड एपिलेट अथॉरिटी। तो एपिलेट अथॉरिटी हमें पता क्या है, NCLAT। हम पार्ट 2 पढ़ रहे हैं अभी, तो पार्ट 2 में क्या है, NCLAT। 61 को डिटेल में पढ़ते हैं, अब मैं बेयर कोड से पढ़ रहा हूं। अपील्स एंड एपिलेट अथॉरिटी नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग टू द कंट्री, या मैं बेयर कोड ही निकाल लूं, इसे छोड़ू है, इस प्रेजेंटेशन को छोड़ के मैं बेयर कोड ही निकाल लेता हूं, कोई बेटर रहेगा। है। हाँ, एक्चुअली क्या होता है मेरे साथ ना, मैं जल्दी जल्दी चेंज नहीं कर सकता। मान लो अब मेरे को ये दोबारा निकालना होगा ना, तो मेरे लिए मुश्किल होता है, क्योंकि उतना एक्सपर्ट मैं नहीं हूं। कई वो होते हैं ना बार बार उसको चेंज कर लेते हैं। डेस्कटॉप पे सेव कर लीजिए सर, इट विल बिकम इजी फॉर यू। अरे पता क्या है जी, मेरा डेस्कटॉप इतना ज्यादा भर जाता है ना, मैं क्या करूं। ओह अच्छा। मैं डेस्कटॉप बिल्कुल साफ किया, ये अब नजर आ रही जी मेरी स्क्रीन, बेयर कोड नहीं आ सर। रही? सर पेयर कोड तो है सबके पास, आप ऐसी को कंटिन्यू करो, आप अपने लिए निकाल लो। नहीं, एक मिनट जी, साफ साफ रहेगा तो अच्छा रहेगा। अभी कर देते हैं, अभी कर देते हैं। ये रहा जी, ये आ गया जी बेयर कोड, अब नजर आ रहा होगा, है ना। अब आ रहा नहीं नजर है? हाँ थोड़ा सा बड़ा कर दीजिए। अभी कर, आ रहा है। अभी कर, अभी कर। हाँ जी, तो इसको मैं थोड़ा सा, नाउ इट इज क्लियर मेरे का, है ना। 61, ठीक है जी। यस अब 61 देखिए, 61 क्या कहता है? 61 कहता है अपील्स एंड एपिलेट अथॉरिटी। तो एक वर्ड में अगर मैं बोलूं तो NCLAT है 61, ठीक है ना, कि भाई एपिलेट अथॉरिटी क्या है, NCLAT। क्या कहता है 61 सबसेक्शन 1 कहता है नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग टू द कॉन्ट्ररी कंटेन्ड अंडर द कंपनीज एक्ट, any person aggrieved by the order of the adjudicating authority under this part may prefer an appeal to NCLAT। तो NCLAT के ऑर्डर के अगेंस्ट में कहां अपील फाइल करेगा? NCLAT में, चाहे कंपनीज एक्ट में कुछ भी लिखा हो, ठीक है। दूसरा, क्यों कंपनी एक्ट का कहां से बात आ गई? कंपनी एक्ट की बात इसलिए आ गई कि IBC में आने से पहले कईयों की जो वाइंडिंग अप वगैरह केसेस थे वो उसमें चला करते कंपनी एक्ट के थ्रू। तो कंपनीज एक्ट में कई बार हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन होती है, ठीक है ना। तो वो ये कह रहा है कि भाई कोई भी अगर ऑर्डर है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी का अंडर दिस पार्ट,
तो उसकी अपील कहाँ होगी? एनसीएलटी में। दूसरा, अपील फाइल कब करनी है? विद इन 30 days बिफोर द एनसीएलटी। आपको 30 दिन के अंदर अपील फाइल करनी है। प्रोवाइडेड आपको क्या है, ये आपको दे देगा, may allow an appeal to be filed after the expiry of the said period of 30 days if it is satisfied that there was sufficient cause for not filed। तो आपको रीजन देना पड़ेगा, लेकिन उसमें 15 दिन आपको और मिल जाएंगे, लेकिन ये जो है आपको 15 दिन से ज्यादा नहीं मिलेंगे। ठीक है, 30 दिन की ओरिजिनल, 30 + 15, इतना याद कर लो आप। दूसरा, an appeal against an order approving a resolution plan under section 31 may be filed on the following grounds। अगर आपने 31 के अगेंस्ट में फाइल करनी है तो वो कैसे अपील फाइल होगी? पहली बात तो ये कह रहा है कि भाई कोई भी ऑर्डर है जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी का है उसकी अपील एनसीएलटी में होगी। दूसरे में बात करता है भाई आपको 30 दिन में अपील फाइल करनी है, अगर 30 दिन में नहीं अपील फाइल कर पाए तो अगर रीजन है आपके पास तो 15 दिन का टाइम और मिल जाएगा। तीसरी बात करता है आपने 31 का जो ऑर्डर है उसके अगेंस्ट में अपील फाइल करनी है, तो उसके लिए ग्राउंड्स, लिमिटेड ग्राउंड्स दे रखे हैं भाई, इन्हीं ग्राउंड्स पे आप कर सकते हो। क्या ग्राउंड्स है भाई? एनसीएलटी के तो 36 ऑर्डर हो सकते हैं ना, तो जितने भी ऑर्डर हो, मान लो ऑर्डर एडमिटिंग दी एप्लीकेशन है, एडमिटिंग का ऊपर वाले में जाएगा, ठीक है ना भाई। एनसीएलटी ने एडमिट कर ली, एडमिट के अगेंस्ट में भी आप जा सकते हो एनसीएलटी, भाई क्यों एडमिट कर ली। एन अपील, तीसरा क्या कहता है? एन अपील अगेंस्ट एन ऑर्डर अप्रूविंग रेजोल्यूशन प्लान अंडर सेक्शन 31 में बी फाइल्ड ऑन दी फॉलोइंग ग्राउंड। कौन कौन से ग्राउंड है? पहला, एक तो ये है भाई कॉन्ट्रावेंशन कर रहा है किसी लॉ का, ठीक है भाई, हम कानून की अवहेलना तो करने नहीं देंगे, ये तो जी कानून की अवहेलना कर रहा, ये जो अप्रूव किया है रेजोल्यूशन प्लान, इट इज इन कॉन्ट्रावेंशन। दूसरा, मटेरियल इरेगुलरिटी हुई है इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर्स बाय द आरपी ड्यूरिंग सीआईआरपी, ठीक है, तो सीआईआरपी पीरियड में मटेरियल इरेगुलरिटी हुई है, आरपी ने अपनी पावर्स को प्रॉपर्ली एक्सरसाइज नहीं किया, इस ग्राउंड पे चैलेंज हो सकता है। तीसरा ग्राउंड क्या है? तीसरा ग्राउंड ये है कि जो डेट्स ओड टू ऑपरेशनल क्रेडिटर हैं, दे हैव नॉट बीन प्रोवाइडेड फॉर इन दी रेजोल्यूशन प्लान इन द मैनर स्पेसिफाइड बाय द बोर्ड। जो बोर्ड जो ऑपरेशनल क्रेडिटर्स के जो डेट है उसके लिए प्रोविजन नहीं किया गया रेगुलेशंस में। हमने नटशेल में देखा था कि भाई ऑपरेशनल क्रेडिटर्स को क्या देना है आपको, या तो जो लिक्विडेशन वैल्यू या जो 53 में पैसा आता है, उन दोनों में से जो भी हायर अमाउंट है उतना प्रोवाइड करना। चौथा, insolvency resolution process costs have not been provided for repayment in priority to all other debts। रीपेमेंट प्लान में आपको सबसे पहले जो इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस कॉस्ट है उनको सबसे पहले उनका पहले प्रोविजन करना है, पहला, ठीक है। और अगला क्या है? द रेजोल्यूशन प्लान डज नॉट कंप्लाई विद एनी अदर क्राइटेरिया स्पेसिफाइड बाय द बोर्ड, ठीक है। तो इन ग्राउंड्स पे ही चैलेंज हो सकता है। अब इसमें ये भी पूछ सकता है आपसे, क्वेश्चन जब बनाएगा, क्वेश्चन कैसे बना देगा कि भाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ग्राउंड फॉर फाइलिंग एन अपील अगेंस्ट एन ऑर्डर अप्रूविंग ए रेजोल्यूशन प्लान, इस तरह से बना देगा, इनके अलावा कोई और ग्राउंड दे देगा। तो उस तरह से आपको दोनों तरह से याद करना है कि ये ग्राउंड्स है, कॉन्ट्रावेंशन ऑफ लॉ, मटेरियल इरेगुलरिटी, डेट्स ओड टू ओसी इज नॉट प्रोवाइडेड फॉर, IRPC cost not provided, and resolution plan does not comply with any other criteria। चौथा क्या कहता है? An appeal against a liquidation order passed under section 33 may be filed on accounts of material irregularity or fraud committed in relation to such a liquidation order। तो कोई material irregularity हुई है या fraud हुआ है committed in relation to such a liquidation order, तो उस केस में आप अपील फाइल कर सकते हो। एक मिनट से हाँ जी, आगे चलें या 62 पे कोई सवाल है? देखो जो क्वेश्चन है साथ साथ पूछते चलो भाई, कुछ लोग तो होंगे जिनको समझ में आ रहा होगा, वो पूछते चलो, दूसरों को भी समझ में आ जाएगा। अभी 61 किया ना सर? 60 है, हाँ 61 कर लिया, हाँ 61। तो 61 में आप ये देखो
कि ये मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रहा है। एन अपील अगेंस्ट ए लिक्विडेशन ऑर्डर passed under section 33 may be filed on grounds of material irregularity or fraud committed in relation to such a liquidation order. तो क्या लिक्विडेशन ऑर्डर में कोई मटेरियल इरेगुलरिटी हुई है, फ्रॉड हुआ है? क्या मतलब है इसका? सर ये सेक्शन को अमेंड किया गया है ऑन 4 अप्रैल 2021। जो आप तो वो तो हमारे कोर्स में नहीं है ना जी। हाँ, अपने कोर्स में नहीं है, लेकिन इसको चेंज किया गया है। उसमें क्या कर दिया? उसमें लिखा है कि एन अपील अगेंस्ट अ लिक्विडेशन ऑर्डर पास अंडर सेक्शन 33 और सब सेक्शन 4 ऑफ 54L। अच्छा सॉरी सर, उसमें प्री पैकेज ऐड कर दिया गया। वो तो कोई बात नहीं, वो अपने काम का नहीं है। करेक्ट। हाँ हाँ। तो अब आप ये देखो, ये सेक्शन 61 सब सेक्शन 4 पढ़ें, क्या कहता है? एन अपील अगेंस्ट ए लिक्विडेशन ऑर्डर passed under section 33 may be filed on grounds of material irregularity or fraud committed in relation to such a liquidation order. The liquidation order is passed by the tribunal under section 33 under any of the following circumstances. तो 33 में हमें जाना पड़ेगा। 61(4) को पढ़ने के लिए दोबारा एक बार 33 पे पहुंच जाओ आप। 33 क्या बोलता है? कौन कौन से सर्कमस्टांसेस जिसमें लिक्विडेशन ऑर्डर पास करेगा? पहला, भाई कोई भी रेजोल्यूशन प्लान जो है वो रिसीव ही नहीं हुआ CIRP पीरियड से या मैक्सिमम पीरियड से। दूसरा, रिजेक्ट हो गया। तीसरा, आरपी जो है, आरपी कह देता है सीओ के भाई COC ने कहा है कि भाई लिक्विडेट कर दो, ठीक है, बिफोर कंफर्मेशन ऑफ रेजोल्यूशन प्लान। और चौथा, वेयर द रेजोल्यूशन प्लान अप्रूव्ड बाय द ट्रिब्यूनल इज कॉन्ट्रावीन्ड बाय द कंसर्न्ड कॉर्पोरेट डेटर। ये 33 कहता है, ठीक है ना। तो 33 में ये चारों ग्राउंड्स हैं। अब इन ग्राउंड्स में कोई भी फ्रॉड कमिट हुआ इन रिलेशन टू सच लिक्विडेशन ऑर्डर, तो उस ग्राउंड पे फिर आप अपील फाइल कर सकते हो। 62 क्या कहता है? 62 कहता है अपील टू सुप्रीम कोर्ट। अब NCLAT के ऑर्डर से भी आप सेटिस्फाइड नहीं हो तो सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो ऑन ए क्वेश्चन ऑफ लॉ अराइजिंग आउट ऑफ सच ऑर्डर अंडर दिस कोड विदिन 45 डेज। आप NCLAT में कितने दिन में जा सकते होते? 30 दिन में। यहाँ कितने दिन है? 45 दिन। और इसमें भी वहां पर भी सफिशिएंट था, सफिशिएंट रीजन में 45 प्लस, यहाँ 15 है, वहां कितना था? 30 प्लस 15। हाँ आशीष तिवारी जी बोलिए। सर इसमें जो अभी अभी आप सेक्शन 61 पढ़ रहे थे, उसमें जो मटेरियल इरेगुलरिटी और फ्रॉड कमिटेड बोल रहे हैं सर। हाँ तो मैंने बताया ना 33 के साथ पढ़ो इसको। 33 में ग्राउंड्स दे रखी हैं, तो उन ग्राउंड में कोई फ्रॉड हो गया हो या कोई मटेरियल इरेगुलरिटी हो गई हो। देखो ऐसे है ना भाई, उसने कह दिया कि लिक्विडेशन, बेसिकली तो लिक्विडेशन ऑर्डर कोई चैलेंज कर रहे हैं ना, तो लिक्विडेशन ऑर्डर को चैलेंज किस पे करेगा? लिक्विडेशन ऑर्डर पास किन ग्राउंड पे होता है? उन्हीं ग्राउंड्स में से ही तो कोई ग्राउंड लेगा ना। 33 में वो ग्राउंड दे रखी है, 4 ग्राउंड है, ठीक है ना, तो उन्हीं में से किसी में निकाल लेगा बंदा अपील के लिए। सर मैं जहां तक मैं समझा हूं, उसका मतलब ये है कि जो ऑर्डर पास किया गया है, उस ऑर्डर में अगर कोई मटेरियल इरेगुलरिटी और फ्रॉड कमिटेड समझ में आया। सर जी ऑर्डर में थोड़ी कोई फ्रॉड होगा, इन रिलेशन टू लिखा है, वो तो इन सच ए लिक्विडेशन ऑर्डर लिखता, रिलेशन टू क्यों लिखता? रिलेशन टू का क्या मतलब है? रिलेशन टू का मतलब इसको 33 के साथ पढ़ो। 33 में कौन कौन से ग्राउंड्स हैं, उन ग्राउंड में कुछ फ्रॉड हुआ होगा। भाई एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी थोड़ी फ्रॉड कर देगी, समझ रहे हो आप? या एपेलेट अथॉरिटी थोड़ी फ्रॉड कर देगी। फ्रॉड कौन करेगा? फ्रॉड करेगा जो ये ग्राउंड वो ऐसे ले आया जिसमें कोई फ्रॉड करके ग्राउंड ले आया, और उसके बेस पे एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी या एपेलेट अथॉरिटी ने ऑर्डर पास कर दिया, उसको चैलेंज कर सकते हो। जैसे उन्होंने वरना इन रिलेशन टू लिखने की जरूरत ही नहीं है। जैसे उन्होंने कहा कि कोई प्लान नहीं आया, जैसे एक ग्राउंड है कि कोई प्लान नहीं आया, तो कोई आ जाए कि और वाकई हो सकता है आया हो और इन्होंने कह दिया कोई आया नहीं। कई बार क्या होता है कि वो ना मान लो भाई उसकी मेल बाउंस हो गई या कुछ हुआ, किसी ने भेजा, उसने कहा, उसने अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाए, वो तो अपील में सारे अपने अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाते हैं ना कि देखो जी मैं तो इसको अप्रोच किया था, ये मेरा देखो ये स्क्रीनशॉट है, मेरा ईमेल का स्क्रीनशॉट है, मतलब इस तरह से कोई भी चीज। ये कह रहा जी कॉन्ट्रावेंशन हुआ, कॉन्ट्रावेंशन तो हुआ ही नहीं वो चीज इन रिलेशन टू, वरना इन रिलेशन टू का मतलब ही नहीं।
वो तो फ्रॉड कमिटेड इन सच ए लिक्विडेशन ऑर्डर लिख देता। 62 ठीक है जी, क्लियर है जी? क्लियर है सर, क्लियर है। 62 अपील टू सुप्रीम कोर्ट। ऐसा है, आपको क्लियर करवाने के बहाने मैं खुद भी समझ रहा हूं, समझ रहे हो, मुझे भी क्लियर नहीं है, पर मैं आपके बहाने मुझे भी थोड़ी और क्लैरिटी आ जाएगी। सर अपील हमसे टू तो ज्यादा ही क्लियर है आपको। अपील टू सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट की क्या बात करता है? पहला कहता है जी, एनी पर्सन एग्रीव्ड बाय एन ऑर्डर ऑफ द एनसीएलटी, ये सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हो, ऑन क्वेश्चन ऑफ लॉ अराइजिंग आउट ऑफ सच ऑर्डर विद इन 45 डेज, ठीक है, और 15 दिन का एडिशनल है। तो वहां 30 + 15 है, यहाँ पर 45 + 15, ठीक है, क्लियर है या इसमें कुछ है? अब आप देखो, सुप्रीम कोर्ट के पास डिस्क्रिशनरी पावर है, ये मे लिखा है सुप्रीम कोर्ट में, कोई जरूरी नहीं है। अगर वो सफिशिएंट रीजन नहीं देता, वो सोया पड़ा है, तो नहीं 15 दिन मिलेंगे उसको अलग से। मे इफ इट इज सेटिस्फाइड दैट ए पर्सन वाज प्रिवेंटेड बाय सफिशिएंट कॉज। अब बात ये भी हो सकती है, सफिशिएंट कॉज क्या है, वो तो लंबी चौड़ी कहानियां है फिर, ठीक है ना। 63 क्या कहता है? 63 कहता है, civil court not to have jurisdiction. No civil court or authority shall have jurisdiction to entertain any suit or proceeding in respect of any matter on which NCLT or NCLAT has jurisdiction under this code. Civil court not to have jurisdiction. Civil court की कोई jurisdiction नहीं है। NCLT, NCLAT, सुप्रीम कोर्ट। अब आप कहते हो जी हाई कोर्ट के केस क्यों पढ़ा रहे हो हमारे को फिर? अब हाई कोर्ट का ये है कि हाई कोर्ट जो उसके जुरिस्डिक्शन, वो बेसिकली ये देखता है कि जो ऑर्डर्स पास किए हैं एनसीएलटी ने या एनसीएलटी ने, उनका इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर हो रहा है कि नहीं हो रहा, उसके लिए हाई कोर्ट के पास जा सकते हैं। 64 वो हम आगे पढ़ेंगे। 64 क्या कहता है? 64 कहता है एक्सपीडिशियस डिस्पोजल ऑफ एप्लीकेशन। भाई जिसके पास भी आई है उसको एक्सपीडिशियसली डिस्पोज करो, और अगर आप नहीं कर सकते तो उसके रीजंस रिकॉर्ड करो। 64(1) कहता है वेयर एन एप्लीकेशन इज नॉट डिस्पोज्ड ऑफ और ऑर्डर इज नॉट पास्ड विद इन द पीरियड स्पेसिफाइड इन दिस कोड। भाई कोड में टाइमलाइंस दे रखी है, तो एनसीएलटी या एनसीएलटी शैल रिकॉर्ड, शैल है मतलब रीजन रिकॉर्ड करना जरूरी है, shall record the reasons for not doing so within the period so specified, and the president of the NCLT or chairperson of NCLT, as the case may be, may, after taking into account the reasons so recorded, extend the period specified in the act but not exceeding 10 days. तो जो टाइम लिखा है उसमें मतलब 10 दिन से ज्यादा उसमें भी एक्सटेंशन नहीं है। वो इनको पावर है, स्पेशल पावर है प्रेसिडेंट को या चेयरपर्सन को। भाई एक तो एक्ट में लिख देते हैं, एक्ट में क्या लिख देता है कि भाई जितना पीरियड है स्पेसिफाइड है उसके अलावा, एक मिनट अनम्यूट कर लीजिए सर, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। सॉरी। तो दूसरा कहता है नो इंजंक्शन शैल बी ग्रांटेड बाय एनी कोर्ट, ट्रिब्यूनल और अथॉरिटी in respect of any action taken or to be taken in pursuance of any power conferred on the NCLT or NCLAT। ठीक है, तो NCLT ने कोई एक्शन ले लिया, उसके अगेंस्ट में आप स्टे ऑर्डर नहीं ला सकते, ठीक है, और कोई भी इंजंक्शन कोई कोर्ट, ट्रिब्यूनल या अथॉरिटी नहीं देगी अगर एनसीएलटी ने कोई ऑर्डर पास कर दिया या एनसीएलटी ने ऑर्डर पास कर दिया उसके अगेंस्ट में। ठीक है, ये भी क्लियर है सर? ये जो 10 डेज का एक्सटेंशन है, ये जैसे 330 डेज की टाइमलाइन दी हुई है, उसके बाद में कर सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखो ऐसे है, 330 डेज के बारे में भी केस लॉ आ चुका है। उसने कहा है कि 330 वहां मैंडेटरी लिखा है वर्ड, उन्होंने कहा मैंडेटरी लिखो, ऑर्डिनरीली पढ़ो। अच्छा,
मतलब 330 डेज के बाद भी एक्सटेंशन अलाउ हो सकती है। पर वो तो सिर्फ देखो 10 दिन डिपेंड करेगा ना। लिक्विड देखो ऐसे कई कंपनियां इतनी बड़ी बड़ी होती है, उनका हो ही नहीं सकता इतनी जल्दी रेजोल्यूशन। डिपेंड sir. करेगा ना, कोई कंपनी तो ऐसी होती है जिसमें कुछ है ही नहीं, कोई कंपनी ऐसी होती है जिसमें बहुत कुछ है। एक 1000 करोड़ रुपए की कंपनी है, एक 5 करोड़ रुपए की कंपनी है, दोनों के sir. वॉल्यूम Sir, में फर्क तो liquid- होगा ना फिर वो चीज। Yes, sir. सर लिक्विडेशन में टाइमलाइंस जो सी वो मैंडेटरी है ना, लिक्विडेशन में तो या सिर्फ उसमें नहीं, उसमें भी है, उसमें भी है, लिक्विडेशन में भी क्या है। उसमें भी ऐसे ही है। हाँ, वन ईयर के बाद एक्सटेंशन तो अलाउड है ना। 1 ईयर तक का पहले पीरियड है, 1 ईयर के बाद में आप एक्सटेंशन जितनी मर्जी लो। 4-5 साल से पहले कहाँ लिक्विडेशन खत्म होता है बड़ी कंपनियों का, होता ही नहीं। 1 ईयर, जैसे पहले 2 ईयर का पीरियड था, अब 1 ईयर का पीरियड है। ऐसा नहीं कि 1 ईयर के बाद एक्सटेंशन मिलेगा ही नहीं, 1 ईयर के बाद मिलेगा, नेचुरली ग्राउंड हो गए मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। थैंक यू सर। आगे सर चलते हैं। सर रिसेंटली एक अमेंडमेंट आ गया रिसेंटली दैट लिक्विडेशन फॉर लिक्विडेशन इतना दिन से वो तो पूरा यूनिट को लिक्विडेट करने का बात हो रहा था, बट नाउ लिक्विडेशन एज ए गोइंग कंसर्न इज बीइंग अलाउड नाउ। सो व्हाटएवर द वो तो पहले भी था। हाँ, पार्ट बाय पार्ट सेल हो सकता है अभी ऐसे ऐसा है ना जी, देखो लिक्विडेशन में 3 ऑप्शन होती है। लिक्विडेट सबसे पहले वो क्या कहता है भाई, पहले 90 दिन आप 230 वाला एक्सरसाइज करो, कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट एमलगमेशन, पहली बात। 90 डेज से ज्यादा भी चल सकता है। सबसे पहले तो आप कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश करो, क्रेडिटर के बीच में, शेयर होल्डर के बीच में, जैसा भी है। पहली ऑप्शन वो 90 दिन का टाइम 1 साल से अलावा, पहली बात। दूसरी बात, उसको गोइंग कंसर्न सेल करने की कोशिश करो। गोइंग कंसर्न से क्या होगा, आपके एम्प्लॉयज भी कभी एम्प्लॉयमेंट वगैरह प्रोटेक्ट रहेगी, भाई चलती हुई कंपनी को बेच दो। तीसरी बात, अगर नहीं है फिर उसे तोड़ ताड़ के बेचो, जैसे मर्जी, उसका लोया अलग बेचो, फर्नीचर अलग बेचो, जैसे मर्जी करो। प्राइवेट ऑक्शन में बेचो, पब्लिक ऑक्शन में बेचो, इन पार्सल्स बेचो, वो चीज। तो 3 तरह से है वो उसमें लिक्विडेशन। वो जब रेगुलेशंस पढ़ेंगे उसमें सब आएगा, ठीक है जी। तो ये हो गया एक्सपीडिशियस। इसमें क्या 10 दिन की उनको स्पेशल पावर दे रखी है। एनसीएलटी में जो है वो होता है प्रेसिडेंट, और एनसीएलटी में होता है चेयरपर्सन। इनको 10 दिन की स्पेशल पावर है। जो भी टाइमलाइन दे रखी है उससे अगर एक्सीड करते हैं तो रीजन हैव टू रिकॉर्ड। लेकिन जितनी भी टाइमलाइंस हैं वो सारी डायरेक्टरी हैं, कोई भी टाइमलाइन मैंडेटरी नहीं है, ना तो एप्लीकेंट के लिए मैंडेटरी है, ना ही एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के लिए मैंडेटरी, बट यू हैव टू गिव सफिशिएंट रीजंस। आगे 65 क्या कहता है? 65 कहता है जी फ्रॉडुलेंट और मेलिशियस इनिशिएशन ऑफ प्रोसीडिंग्स। अब किसी बंदे ने आईआरपी या लिक्विडेशन प्रोसेस शुरू कर दिया विद मेलिशियस इंटेंट फॉर एनी पर्पस अदर देन फॉर द रेजोल्यूशन ऑफ इंसॉल्वेंसी। बाजी एक बंदा मेरे पास आया, वो बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं। वो क्या करते हैं कि ना, कंपनी के मान लो हो गई देनदारी ज्यादा, गवर्नमेंट के ड्यूज हो गए, मान लो इनकम टैक्स के हो गए 3 करोड़, जीएसटी के हो गए, ठीक है। अब ये तो सारे ऑपरेशनल क्रेडिटर हैं, चाहे इनकम टैक्स हो, जीएसटी हो। वो क्या करते हैं, कंपनी खुद सीआईआरपी इनिशिएट नहीं करेगी, लेकिन कंपनी किसी दूसरे से एप्लीकेशन लगवा देगी। मान लो सेक्शन 9 की एप्लीकेशन लगवा दी किसी ऑपरेशनल क्रेडिटर से, ठीक है। अब उससे एप्लीकेशन लगवा दी, फाइनेंशियल लोन होता नहीं उस कंपनी में। अगर तो बैंकर हो, बैंकर तो फिर बड़ा ध्यान रखते हैं। मान लो बैंकर नहीं है किसी कंपनी में और वैसे ही देनदारी इकट्ठी कर रखी लोगों की, वो क्या करते हैं, जानबूझ के सीआईआरपी में ले जाते हैं। कंपनी खुद नहीं ले जाते, सेक्शन 10 की एप्लीकेशन नहीं लगाएंगे, सेक्शन 9 की एप्लीकेशन लगवा देंगे ऑपरेशनल क्रेडिटर की। पब्लिक अनाउंसमेंट होगी, भाई पता है मिलना कुछ है ही नहीं, कंपनी में कोई एसेट्स है ही नहीं, क्या ले लेंगे यहाँ से, कर दो लिक्विडेशन करनी है तो। अब फ्रॉड प्रूव करना इतना आसान नहीं होता। तो ये क्या कहता है, ये फ्रॉड की बात करता है। आपने सीआईआरपी या लिक्विडेशन शुरू की विद मैलिशियस इंटेंट, आपका पर्पस कोई दूसरा है। आप यहाँ कोड में क्या पर्पस है, मैक्सिमाइजेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ स्टेकहोल्डर, आपका कुछ और ही पर्पस है, ठीक है। The adjudicating authority may impose upon such person penalty which shall not be less than 1 lakh, may extend to 1 crore। 1 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए तक की पेनल्टी है। किस पर, एनी पर्सन, किसी भी पर्सन पर जो भी इनिशिएट करता है। मतलब ये कोई कंपनी जरूरी नहीं है, जिसने इनिशिएट की उस पर ऊपर भी लग सकती है, ठीक। दूसरा, इफ एनी पर्सन, मतलब इसमें इंपॉर्टेंट चीज पढ़ने वाली ये भी है कि
इनिशिएट कौन कर रहा है यहाँ पर? एनी पर्सन है। एनी पर्सन मतलब कंपनी भी हो सकती है, उसका ऑपरेशनल क्रेडिटर भी, फाइनेंशियल क्रेडिटर भी, कोई भी। दूसरा, इफ एनी पर्सन इनिशिएट्स वॉलंटरी लिक्विडेशन, भाई दो ही तरह से हो सकती है, या तो CIRP करोगे आप, CIRP में तीनों एप्लीकेशन आ गई 7, 9, ठीक है ना। यहाँ पर 7, 9 और 10, यहाँ पर कौन सी आ गई? यहाँ पर आ गई 59। इफ एनी पर्सन इनिशिएट्स वॉलंटरी लिक्विडेशन प्रोसीडिंग्स विद द इंटेंट टू डिफ्रॉड एनी पर्सन, ठीक है, द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी मे इम्पोज अपॉन सच ए पर्सन ए पेनल्टी, यहाँ पर भी 1 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए तक। अब वॉलंटरी लिक्विडेशन में कैसे हो सकता है डिफ्रॉड एनी पर्सन? कोई बता सकता है? भाई ऊपर वाला तो समझ में आ गया, आपकी देनदारी है, आप कह रहे हो यार कंपनी को लिक्विडेट कराओ ना, लिक्विडेट करा के हमारा क्या ले लेंगे जब हमारे पास कुछ है ही नहीं। तो 65 वॉलंटरी लिक्विडेशन में कैसे होगा बताइए, कोई दिमाग लगाइए थोड़ा। अपनी ही कंपनी फिर सस्ते में खरीद लेना है नहीं, वॉलंटरी लिक्विडेशन है। तो वॉलंटरी लिक्विडेशन में पहले क्या बात करता है? वॉलंटरी लिक्विडेशन में पहली तो बात ये करता है कि हमारी कंपनी सॉल्वेंट है, वी आर एबल टू पे द डेट। सबसे पहले तो डिक्लेरेशन जाता है डायरेक्टर से या मेजॉरिटी ऑफ जो पार्टनर्स हैं उनसे। उसके बाद में स्पेशल रेजोल्यूशन पास होता है, फिर जो 2/3 क्रेडिटर्स इन वैल्यू वो पास करते हैं, तब होता है वॉलंटरी लिक्विडेशन। तो वो मेरा क्वेश्चन ये है कि वॉलंटरी लिक्विडेशन में फ्रॉड वाली बात कहाँ पर आएगी? किस केस में फ्रॉड वाली इंटेंशन हो सकती है? मेरा क्वेश्चन ये है। सर वॉलंटरी लिक्विडेशन में और एक रिक्वायरमेंट है कि दे हैव टू फाइल एन एफिडेविट दैट दे आर नॉट कमिटिंग एनी फ्रॉड। हाँ वो तो है ही, वो भी है। हाँ वो तो है, हाँ नेचुरली वो तो लिखता है ना, दिस कंपनी इज नॉट बीइंग लिक्विडेटेड टू डिफ्रॉड एनी पर्सन, वो लिखा ही जाता है। करेक्ट। पर बात यह है कि सेक्शन 10 में कंपनी खुद फाइल कर सकती है ना कि मैं डिफॉल्ट कर रहा हूँ। सेक्शन 10 में तो डिफॉल्ट है, सेक्शन 59 में अगर सॉल्वेंट है भाई, या तो सॉल्वेंट होगी या डिफंक्ट होगी। अगर डिफॉल्टिंग कंपनी है, डिफॉल्टर है, तो सेक्शन 10। अगर डिफॉल्टर नहीं है, खुद लिक्विडेट करना चाहती है, तो 59। भाई मान लो आपने एक कंपनी, एक प्रोजेक्ट पर कंपनी शुरू की थी, कंस्ट्रक्शन कंपनी थी, आपने कहा था भाई अब मैं तो 2 साल बाद जो है इसको बंद कर दूंगा, जब मेरा प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा मैं इस कंपनी का क्या करूंगा। वो उसी पर्पज से शुरू की थी, तो उसको लिक्विडेट ही करोगे ना आप। वो सारे भी इसी में आ जाते हैं वॉलंटरी लिक्विडेशन में। सर इसमें ये केस हो सकता है जैसे SR लिखा है और रेजोल्यूशन लिखा है, जैसे 3/4 है और मेजोरिटी है, अब उसके अंदर वो उतने हुए ही नहीं वोटिंग पावर, तो उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि हमारा क्रेडिटर्स का अप्रूवल हो गया स्पेशल रेजोल्यूशन से या रेजोल्यूशन से, तो दिस विल बी अ डिफ्रॉडिंग क्रेडिटर। मतलब अप्रूवल नहीं हुआ बट दे हैव, कंपनी ने खुद जस्टिफाई कर दिया एफिडेविट देके कि हमने ये पास कर लिया है। नहीं, तो लिक्विडेटर की वो तो लिक्विडेटर की रिस्पांसिबिलिटी है, लिक्विडेटर हैज टू सी ऑल दिस थिंग्स। सर लिक्विडेटर कौन लिक्विडेटर होगा? कैन आल्सो बी इन हैंड, लिक्विडेटर भी तो कर सकता है। हाँ हो तो सकता है। अब बात ये है, चलिए सोचिएगा कुछ और। 66 बात करता है फ्रॉडुलेंट ट्रेडिंग और रॉन्गफुल ट्रेडिंग। क्योंकि देखो इसको ना लोग उल्टा पढ़ रहे हैं, और समझ में तभी आता है जब उल्टा पढ़ते हो आप चीजों को। बिजनेसमैन किस एंगल से पढ़ रहा है IBC को? बिजनेसमैन सोच रहा है मैं कहां से फायदा उठा सकता हूं इसमें से, वो उस हिसाब से ये कुछ ऐसी एप्लीकेशन जा रही है वहां पर, वो खुद ही चाहते हैं कंपनी से पहले निकाल के पैसे, सोचते हैं इसको खत्म कराओ CIRP में। बहुत बढ़िया सिस्टम हो गया है। तो फ्रॉडुलेंट ट्रेडिंग और रॉन्गफुल ट्रेडिंग 66 क्या बोलता है? If during the CIRP or liquidation it is found that any business of the corporate debtor has been carried on with the intent to defraud creditors of the corporate debtor or for any fraudulent purpose। मान लो आप सिर्फ बिलिंग का ही काम कर रहे थे, ठीक है, तो आपका पर्पस तो फ्रॉड ही करना था, तो उस केस में क्या होगा? एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी में ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द RP, तो इस केस में एप्लीकेशन कौन लगा रहा है? RP pass an order that any person who were knowingly parties to the carrying on of the business in such manner shall be liable to make such contributions to the assets of the corporate debtor as it may deem fit। उनको बोलेगा तो भी तुम पैसे भरो जो knowingly parties थे, ठीक है। भाई आपने बिलिंग का काम किया, बिलिंग के काम में GST की लाइबिलिटी आ गई आपकी, आपने GST भरा ही नहीं, आपने क्रेडिट आगे बेच दिया, ठीक है। अब कंपनी गई CIRP में RP को पता चला भाई ये तो सारा फ्रॉड है, कुछ है ही नहीं, ना कुछ आया ना कुछ गया, पेपर पे कंपनी चल रही थी। तो जो भी नोइंगली पार्टीज थी उनको क्या करेंगे? उनको कहेंगे भाई यू हैव टू कंट्रीब्यूट टू द एसेट्स ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर एज इट में डीम फिट।
ठीक है। ऑन एन एप्लीकेशन मेड बाय ए रेजोल्यूशन प्रोविजनल, तो पहले में भी कौन एप्लीकेशन दे रहा है, आरपी। दूसरा क्या है, ऑन एन एप्लीकेशन मेड बाय आरपी ड्यूरिंग सीआईआरपी द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी मे बाय एन ऑर्डर डायरेक्ट दैट ए डायरेक्टर और पार्टनर ऑफ द shall be liable to make such contribution to the assets of the corporate debtor as it may deem fit if, पहला, अगर उसको लगता था before the insolvency commencement date such director or partner knew or ought to have known that there was no reasonable prospect of avoiding the commencement of a CIRP in respect of such corporate debtor। भाई उसको पहले से ही लग रहा था यार इसकी तो CIRP होगी ही होगी, ठीक है भाई, कोई रीजनेबल प्रोस्पेक्ट नहीं, आप अवॉइड कर ही नहीं सकते इसकी सीआईआरपी। दूसरा, सच डायरेक्टर और पार्टनर डिड नॉट एक्सरसाइज ड्यू डिलिजेंस इन मिनिमाइजिंग द पोटेंशियल लॉस टू द क्रेडिटर्स ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर, और उसने जो कॉर्पोरेट डेटर के जो क्रेडिटर्स थे उनको अगर कोई लॉस हो सकता था उसको मिनिमाइज करने के लिए ड्यू डिलिजेंस नहीं की, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, किनको लायबल ठहरा देगा, डायरेक्टर्स को या पार्टनर को, उनको बोलेगा यू हैव टू मेक कंट्रीब्यूशन टू द एसेट्स ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर, ठीक। अब आप बोलोगे एसेट्स कौन से हो गए जब उस कंपनी में कुछ है ही नहीं, तो एसेट्स मतलब चाहे लॉस है, लॉस भी तो एक एसेट ही है ना, वो लॉस पूरा करो। थर्ड, notwithstanding anything contained in this section, no application shall be filed by RP under subsection 2 in respect of such default against which initiation of corporate insolvency resolution process is suspended। ये 10A क्या है, 10A में कोविड वाला, तो कोविड वाले पीरियड में 25 मार्च 2020 से लेकर के 24 मार्च 2021 का जो पीरियड है उस केस में कोई एप्लीकेशन फाइल नहीं हो सकती। तो उसमें कह दिया कि भाई ये यहां पर भी कोई एप्लीकेशन फाइल नहीं हो सकती, ठीक है, क्लियर। अगला एक्सप्लेनेशन, for the purpose of this section a director or partner of the corporate debtor as the case may be shall be deemed to exercise due diligence। उसने कहा ना अगर ड्यू डिलिजेंस नहीं किया आपने टू मिनिमाइज द लॉस टू द कॉर्पोरेट टू द क्रेडिटर्स, तो कब मान लिया जाएगा कि उसने ड्यू डिलिजेंस की है, if such diligence was reasonably expected of a person carrying out the same function as or carried out by such director or partner as the case may be in relation to the corporate debtor, ठीक है। तो उस केस में ये होगा कि डायरेक्टर और पार्टनर ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर शैल बी डीम्ड टू हैव एक्सरसाइज्ड ड्यू डिलिजेंस इफ सच डिलिजेंस वाज रीजनेबली एक्सपेक्टेड। तो रीजनेबल एक्सपेक्टेशन थी और उसने वो फुलफिल नहीं की, तो ये मान लिया जाएगा कि नहीं की उसने ड्यू डिलिजेंस। 67 क्या कहता है, प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट अंडर सेक्शन 66। 66 में प्रोसीडिंग कैसी चल रही है, 66 में प्रोसीडिंग चल रही है डायरेक्टर के अगेंस्ट में या कंपनी के अगेंस्ट में, ठीक है। अगर बिजनेस जो है, जो पहली बात तो यहाँ 66(1) में कहता है एनी पर्सन्स हु आर नोइंगली पार्टीज, वो, और दूसरे केस में क्या कहता है 66(2) में कहता है डायरेक्टर या पार्टनर, दोनों को ही फ्रॉडुलेंट ट्रेडिंग या रॉन्गफुल ट्रेडिंग में लायबल ठहराया कि भाई तुम भरो लॉस का पैसा। 67 क्या कहता है, 67 ये कहता है कि वेयर द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी passes an order under subsection 1 or subsection 2 of section 66 as the 66 में कह दिया भाई ऑर्डर कर सकती है। अब ये कहता है कि जहां पर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने ऑर्डर पास कर दिया, चाहे 66(1) में किया हो या 66(2) में किया हो, it may give such further directions as it may deem appropriate for giving effect to the order and in particular। अब यहाँ 66 में क्या कह दिया था, 66 में कह दिया था भाई यू मेक गुड द लॉस, ठीक है, टू द एसेट्स, जो भी आपका लॉस हुआ। 67 में बता रहा है कि कैसे करोगे उस लॉस को, भरपाई कैसे करोगे। पहला ये है, प्रोवाइड फॉर द लायबिलिटी ऑफ एनी पर्सन अंडर द ऑर्डर टू बी ए चार्ज ऑन एनी डेट और ऑब्लिगेशन ड्यू फ्रॉम द कॉर्पोरेट डेटर टू हिम और on any mortgage or charge or any interest in a mortgage or charge on assets of the corporate debtor held by or vested in him or any person on his behalf or any person claiming an assignee from
or through the person liable or any person acting on his behalf. ठीक है, आपने लाइबिलिटी किसकी ठहरानी, उसको कहेंगे भाई जो कंपनी का डेट है वो तुम भरो, कोई मॉर्टगेज है वो तुम उसको सेटिस्फाई करो, ये है। कोई भी असाइनी है उसका डेट तुम भरो कंपनी के बजाय, क्योंकि तुमने किया है फ्रॉड, तुमने ड्यू डिलिजेंस एक्सरसाइज नहीं की। दूसरा, फ्रॉम टाइम टू टाइम मेक सच फर्दर डायरेक्शंस एज मे बी नेसेसरी फॉर एनफोर्सिंग एनी चार्ज इम्पोज्ड अंडर दिस सेक्शन। एक्सप्लेनेशन क्या कहता है, असाइनी कौन है, फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन असाइनी इंक्लूड्स ए पर्सन टू whom or in whose favor by the directions of the person held liable under clause A of the debt obligation mortgage or charge was created, issued or transferred, or the interest created, but does not include an assignee for valuable consideration given in good faith and without notice of any of the grounds on which the declaration has been made. ये बंदे ने फ्रॉड किया, फ्रॉड करके एक मॉर्टगेज क्रिएट कर दी, एक चार्ज क्रिएट कर दिया, ठीक है, लेकिन जिसके फेवर में चार्ज किया उसने वैल्यूएबल कंसिडरेशन से वो असाइनी बना है, गुड फेथ में असाइनी बना है, और उसको ये नहीं पता था, विदाउट नोटिस ऑफ एनी ऑफ द ग्राउंड्स ऑन विच द डिक्लेरेशन हैज बीन मेड, तो उसको ये सब चीज का अगर नहीं पता था तो उस केस में ये अप्लाई नहीं होगा, उस केस में वो असाइनमेंट वैलिड मान लिया जाएगा, ठीक है। अदरवाइज असाइनी से भी रिकवर हो जाएगा। मतलब ये है कि उस बंदे ने क्या किया, उस बंदे ने कंपनी से फ्रॉड करके अलग से प्रॉपर्टी बना दी और उस प्रॉपर्टी को भी मॉर्टगेज कर दिया आगे, ठीक है, या दूसरे के फेवर में असाइन कर दिया, वो तो उस असाइनी से, उस मॉर्टगेजी से भी प्रॉपर्टी वापस आ जाएगी, ठीक है, अगर उसने गुड फेथ में या विदाउट वैल्यूएबल कंसिडरेशन नहीं लिया। डायरेक्टर है, डायरेक्टर ने कंपनी में फ्रॉड कर दिया, फ्रॉडुलेंट ट्रेडिंग की, उसके बाद में अपने मामा चाचा के नाम प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी, ठीक है, और उसने भी आगे मॉर्टगेज कर दी मान लो, तो वहां से वापस आ जाएगी, ये 67 बोलता है। 67(2) क्या कहता है, where the adjudicating authority has passed an order under subsection 1 or 2 of section 66 as the case may be in relation to a person who is a creditor of the corporate debtor. It may by an order direct that the whole or any part of any debt owed by the corporate debtor to that person and any interest thereon shall rank in the order of priority of payment under section 53 after all other debts owed by the corporate debtor. तो 66 में इन्होंने ऑर्डर पास किया एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने, 66(1) में या 66(2) में, इसके बारे में इन रिलेशन टू ए पर्सन हु इज ए क्रेडिटर ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर, ठीक है, तो वही कहता है कि इट में बाय एन ऑर्डर डायरेक्टर दैट द होल और एनी पार्ट ऑफ एनी डेट ओड बाय द कॉर्पोरेट डेटर टू दैट पर्सन and any interest thereon shall rank in the order of priority of payment under section 53 after all other debts owed by the corporate debtor. तो उस केस में ये आफ्टर ऑल अदर डेट्स, जितने भी डेट्स हैं उसके बाद में ये क्रेडिटर आएगा, ठीक है। इसको थोड़ा और डिटेल में देखते हैं, 67 सबसेक्शन 2, 67(2) क्या कहता है, सर यहाँ तो क्रेडिटर के अगेंस्ट में तो कोई ऑर्डर पास होता ही नहीं है ना। नहीं, आप 66 दोबारा देखो ना एक बार। 66 क्या कहता है, 66 ये कहता है कि भाई कोई भी बिजनेस, ये क्या हो रहा है, उसमें इंटेंशन है टू डिफ्रॉड द क्रेडिटर्स, ठीक है ना, तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी क्या पास ऑर्डर पास करेगी, जो भी पार्टीज थी नोइंगली दे विल मेक कंट्रीब्यूशन टू द एसेट्स ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर। उसमें क्रेडिटर भी इंक्लूड हो सकता है, हाँ हो सकते हैं, क्यों नहीं, वो क्रेडिटरी फर्जी हो। Or an application made by a resolution professional during the corporate as well as the adjudicator may by order direct that a director or partner shall be liable to make contribution, ठीक है, बस
तो इसमें क्या है, जो प्रायोरिटी है ना क्रेडिटर की, वो इट में बी डाउनग्रेडेड बाय द ट्रिब्यूनल एज ए पेनल्टी अंडर दिस सेक्शन। मतलब वो क्रेडिटर भी इन्वॉल्व हो गया ना, तो क्रेडिटर की जो प्रायोरिटी थी वो सबसे नीचे ले आए 53 में। मतलब प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर के ऊपर हो गई ना, सबसे नीचे लाए, डेट्स के नीचे लाए ना, तो हाँ, सबसे हाँ, नीचे तो हाँ, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स और इक्विटी हाँ, शेयर होल्डर्स बिल्कुल रहते हैं, बिल्कुल उनके बिल्कुल ठीक ऊपर, है, है ना, हाँ, उनके ऊपर आ गई मतलब। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है आपकी अंडरस्टैंडिंग। तो ये कहता है आफ्टर ऑल अदर डेट्स, डेट्स के बाद में। The order of the tribunal under section 66 may be in relation to a creditor of the corporate debtor। मतलब 66(2) का जो ऑर्डर है वो किसी क्रेडिटर के अगेंस्ट में भी हो सकता है, क्योंकि वहां क्या बात करता है, एनी पर्सन की बात करता है। 66(2) जो है वो क्या बात करता है, ये क्रेडिटर की बात करता है। 66 एनी पर्सन है ना ऊपर में, 66(1) पढ़ो, अगर आप 66(1) पढ़ो, किसी ने भी कोई फ्रॉड किया, any business has been carried on with intent, the adjudicating authority pass on that any persons who were knowingly parties, मतलब क्रेडिटर भी मिले हुए थे इस केस में। तो क्रेडिटर की जो मतलब पेमेंट वाला है उसको डाउनग्रेड कर दिया एक किस्म से यहाँ पर 66(2) में। हाँ सर, जैसे आपने बोला ना खाली बिलिंग का बिजनेस कर रहे हैं, तो उसमें हाँ, क्रेडिटर भी इन्वॉल्व हो गया ना। हाँ, 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 हाँ। The order of the tribunal under section 66 may be in relation to a creditor of the corporate debtor. Under such circumstances, where the order under section 66 is in relation to a person who is a creditor of the corporate debtor, then the tribunal may direct that the whole or any part of any debt owed by the corporate debtor to that person and any interest thereon shall rank in the order of priority of payment under section 53 after all other debts owed by the corporate debtor. The priority of such creditor may be downgraded by the tribunal as a penalty under this section. तो as a penalty उसने उसको डाउनग्रेड कर दिया। आगे देखते हैं, अभी आगे हमारे पास ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज। वैसे तो क्या है कि ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज आप इसको बाय वे ऑफ चार्ट याद ही करना पड़ेगा, लेकिन थोड़ा पढ़ लेते हैं क्या बोलता है। पहला है पनिशमेंट फॉर कंसीलमेंट ऑफ प्रॉपर्टी। आपको पता चला CIRP शुरू होने वाली है, आपने पहले ही प्रॉपर्टी इधर उधर कर दी, ये किस पर है वो भी जरूरी है। यहाँ पर ऑफिसर ऑफ द कॉर्पोरेट डेट लिखा है, तो ऑफिसर ने क्या किया, विद इन 12 months इमीडिएटली प्रीसीडिंग द इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट, या तो विलफुली कंसील कर दी एनी प्रॉपर्टी और पार्ट ऑफ सच प्रॉपर्टी ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर, और कंसील्ड एनी डेट ड्यू टू और फ्रॉम द कॉर्पोरेट डेटर ऑफ द वैल्यू ऑफ 10,000 रुपीज और मोर, वैल्यू भी दे रखी है। दूसरा, fraudulently removed any part of the property of the corporate debtor of the value of 10,000 rupees or more, रिमूव कर दिया, कंसील कर दिया, willfully कंसील कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया, म्यूटिलेटेड, falsified any book or paper affecting or relating to the property of the corporate debtor or its affairs, or willfully made any false entry in any book or paper affecting or relating to the property of the corporate debtor or its affairs, or fraudulently parted with, altered or made any omission in any document affecting or relating to the property of the corporate debtor or its affairs। कोई चार्ज होना था, चार्ज एंटर ही नहीं किया, ठीक है। पर्सनल गारंटर की लायबिलिटी थी, एंटर ही नहीं की बुक्स में, अल्टर कर दिया उस चीज को। willfully created any security interest over, transferred or disposed of any property of the corporate debtor which has been obtained on credit, ठीक है, and has not been paid for unless such creation, transfer or disposal was in the ordinary course of the business of the corporate debtor। तो यहां पर क्या है, उल्टा कर रहा है, willfully created any security interest over, transferred or disposed of any property of the corporate debtor, जो उधार में प्रॉपर्टी ली थी, मतलब डाइवर्जन ऑफ फंड्स, बेसिक बात ये है, ठीक है। एंड हैज नॉट बीन पेड फॉर, मतलब सिक्योरिटी इंटरेस्ट क्रिएट कर दिया और पेमेंट की नहीं उसकी, अनलेस सच क्रिएशन, ट्रांसफर और डिस्पोजल वाज इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। विलफुली कंसील्ड
the knowledge of the doing by others of any of the facts mentioned in clauses C, D और E above. ठीक है, तो ऊपर जो दिए गए हैं उसके बारे में उसको नॉलेज थी लेकिन बताया नहीं किसी दूसरे को. और एट एनी टाइम आफ्टर द इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट, पहले आ गया 1 year बिफोर द इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट. जो पहले वाले हैं ये सारे कब है? विद इन 12 months इमीडिएटली प्रीसीडिंग द इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट. जो और कर कौन रहा है एक्शन? ऑफिसर ऑफ द कॉर्पोरेट. दूसरे एक्शन कौन से हैं? दूसरे एक्शन आ रहे हैं 2 में आ रहे हैं एट एनी टाइम आफ्टर द इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट, committed any of the acts mentioned in clause A to F of clause 1 or has the knowledge of doing so of any of the things mentioned under C to E of clause 1. तो अगर आफ्टर द इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट है और नॉलेज की बात है तो नॉलेज में आपको C to E चलनी है सिर्फ, मतलब A और B में फिर अगर नॉलेज भी होगी तो नहीं आएगी लायबिलिटी. अब A और B में क्या खास बात है देख लो. ए और बी कहता है कि आपने willfully concealed any property or part of such property of the corporate debtor or concealed any debt due to or from the corporate debtor of the value of 10,000 rupees or more. तो willful concealment है या fraudulent removal की बात है. तो इन केस में ये liability क्यों नहीं आ रही? दूसरे में भी वही है, ऊपर वाले में भी वही है, C to E में भी वही है ना. और at any time after the insolvency commencement date taken in pawn or pledge or otherwise received the property knowing it to be so secured, transferred or disposed. Basically प्रॉपर्टी के रिमूवल की बात है, कंसीलमेंट की बात है, या उसमें की नॉलेज थी उसने नहीं बताया. 10,000 रुपीज की भी बात आती है इसमें, 10,000 रुपए से ज्यादा होनी चाहिए. तो उस ऑफिसर पर इम्प्रिजनमेंट हो सकती है 3 साल से 5 साल तक की सजा और 1 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए तक का फाइन या दोनों. ठीक है. Provided that nothing in this section shall render a person liable to any punishment under this section if he proves that if he had no intention. ठीक है ना. तो अगर उसकी कोई इंटेंशन नहीं थी फ्रॉड करने की या कंसील करने की तो उस केस में कोई पनिशमेंट नहीं लगी. मोटी बात क्या याद रखनी है? 3 साल से 5 साल, 1 लाख से 1 करोड़ और 10,000 रुपए या ज्यादा. ये 3-4 बातें याद रखनी. और एक और बात क्या रखनी कि विद इन 12 मंथ्स कौन सी है? इमीडिएटली प्रीसीडिंग द इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट. उसमें कौन कौन से हैं और बाद में कौन कौन से हैं? एट एनी टाइम आफ्टर द इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट. उसमें भी सारे ही आ रहे हैं वैसे तो देखा जाए तो A to F भी आ रहे हैं आपके. और जो है अगर नॉलेज की बात है तो नॉलेज में थोड़ा सा चेंज है, उसमें C to E आ रहे हैं. पनिशमेंट फॉर वैसे ये पहले बहुत पॉपुलर होता था, एग्जामिनर्स का फेवरेट था, आजकल इतना फेवरेट नहीं है. उनको पता सारे पेनल्टी रट के आते हैं तो इसलिए वो पूछते ही नहीं पेनल्टी वगैरह पे सवाल. 1-2 सवाल पूछ लेंगे, ज्यादा नहीं पूछते. पहले क्या होता था बहुत ज्यादा इसी पे स्ट्रेस था. तो पनिशमेंट फॉर ट्रांजैक्शन, उनको अब लगता है कि ये तो इजी है, ये तो सब रट के आए होंगे, ये नहीं पूछते, कुछ और पूछते. पनिशमेंट फॉर ट्रांजैक्शन डिफ्रॉडिंग क्रेडिटर्स 69 क्या कहता है? If an officer of the corporate debtor or the corporate debtor, यहाँ पर दोनों आ गए, कॉर्पोरेट डेटर का ऑफिसर भी और कॉर्पोरेट डेटर भी. ठीक है. ऊपर वाले में क्या था? ऊपर वाले में ऑफिसर था सिर्फ, कॉर्पोरेट डेटर नहीं था, क्योंकि जेल तो कंपनी को तो जेल नहीं हो सकती ना, तो इसीलिए उन्होंने जेल की भी बात कर रहा है. 3 साल से 5 साल तक की सजा और 1 लाख से 1 करोड़ तक का फाइन या दोनों. यहाँ पर कौन है? कंपनी भी हो सकती है और ऑफिसर भी हो सकता है. और उसने गिफ्ट कर दिया, ट्रांसफर कर दिया, चार्ज कर दिया, ये सब जा रहा है ना. और हैज caused or connived in the execution of a decree or order against the property of the corporate debtor, या कंसील कर दिया, रिमूवल कर दिया पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी within 2 months before the date of any unsatisfied judgment, decree or order for payment of money obtained against the corporate debtor. ठीक है. कोई जजमेंट आई थी, डिग्री आई थी, उससे 2 महीने पहले उसने उस प्रॉपर्टी को कंसील कर दिया, रिमूव कर दिया, या एनी पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी को रिमूव कर दिया विद इन 2 months बिफोर द डेट ऑफ एनी अनसेटिस्फाइड जजमेंट, डिग्री और ऑर्डर फॉर पेमेंट. ठीक. उस केस में क्या होगा? उस केस में जो ऑफिसर है या जो कंपनी है उसके ऊपर क्या लायबिलिटी आएगी? इम्प्रिजनमेंट आएगी नॉट लेस देन 1 year,
1 साल से 5 साल तक। इससे ऊपर वाले में कितनी थी? 3 साल से 5 साल तक थी, है ना। अब इसमें कितनी है? 1 साल से 5 साल। और फाइन होगा 1 लाख से 1 करोड़ या दोनों। फाइन उसमें भी सेम था। और इसमें क्या है, अगर पनिशमेंट नहीं होगी अगर जो भी एक्ट्स मेंशन्ड है ए में वो कमिटेड विद मोर देन 5 years बिफोर द इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट। ठीक है, तो उस केस में मतलब 5 साल के बाद अगर पता चले 5 साल से पुराना है तो फिर नहीं आएगी। या इफ ही प्रूव्स दैट एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ दोज एक्ट्स ही हैड नो इंटेंट टू डिफ्रॉड द क्रेडिटर्स ऑफ द कॉर्पोरेट। 70 बात करता है पनिशमेंट फॉर मिसकंडक्ट इन कोर्स ऑफ CIRP। अब ये बात हो रही है CIRP। ऊपर के दोनों सेक्शन थे प्रॉपर्टी से रिलेटेड थे, उसमें जो कॉर्पोरेट डेटर था या कंपनी था उसके ऊपर पेनल्टी आ रही थी। अब ये क्या हो रहा है, ये मिसकंडक्ट हो रहा है CIRP का, CIRP ही प्रॉपर नहीं चलाई, तो क्या है ऑन नेचुरली इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट की बात बाद की बात होगी, ठीक है ना। पहले तो CIRP होती ही नहीं, CIRP का प्रोसेस ही इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट से शुरू होता है। तो अब किसने प्रॉपरली नहीं चलाई वो देखो। ये हो सकता है किसी ऑफिसर ने कुछ किया हो, ऑफिसर ने इंफॉर्मेशन नहीं दी आरपी को प्रॉपर्टी के बारे में या ट्रांजैक्शंस के बारे में, या आरपी को प्रॉपर्टी नहीं दी या उसकी कस्टडी या कंट्रोल नहीं दी, या उसको बुक्स या पेपर नहीं दिए, या उसने आरपी को बताया नहीं कि भाई a debt has been falsely proved by any person during CIRP, ठीक है, जो उसकी नॉलेज में था, या he prevented the production of any book or paper affecting, उसने अपने स्टाफ को बोल दिया भाई इनको कोई पेपर देने की जरूरत नहीं, या accounts for any part of the property of the corporate debtor by fictitious losses or expenses, उसने ऐसे एक्सपेंसेस बुक कर दिए। कंपनी में कैश इन हैंड पड़ा हुआ था 10 लाख रुपए, खर्चे दिखा के सैलरी वैलरी दिखा दी और सारे खर्चे बुक करके, और प्रॉपर्टी मतलब प्रॉपर्टी तो कोई भी हो सकती है, इमूवेबल भी, इवन कैश इज अ प्रॉपर्टी, ठीक है। तो उसने बुक्स में कोई झूठी मूठी एंट्री करके और प्रॉपर्टी को खत्म कर दिया। और इफ ही सो अटेम्प्टेड एट एनी मीटिंग ऑफ द क्रेडिटर्स ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर विद इन द 12 months इमीडिएटली प्रीसीडिंग द इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट, या फिर उसने क्या किया है, कोई भी जो क्रेडिटर्स की मीटिंग है विद इन 12 months, यहाँ पर विद इन 12 months भी आ रहा है, ठीक है, जो फिक्टिशियस बुकिंग की है लॉसेस की या एक्सपेंसेस की, उस केस में क्या है ये 12 महीने पहले भी हो सकती है, और अदरवाइज तो CIRP मतलब इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट के बाद ही उसने कुछ किया होगा, ठीक है। क्या किया, आरपी को इन्फॉर्मेशन नहीं दी, उसको बुक्स वगैरह नहीं दी, कस्टडी कंट्रोल वगैरह नहीं दिया, ठीक है। तो ये पहली बात तो ये आ रही है इसमें। तो क्या होगा उसमें, पनिशमेंट है 3 साल से 5 साल तक की, और फाइन है 1 लाख से 1 करोड़ या दोनों, प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन दिस सेक्शन शैल रेंडर ए पर्सन लायबल टू एनी पनिशमेंट, ठीक है। ये सब में दे दिया कि भाई अगर उसकी कोई इंटेंशन नहीं थी तो वो पनिशमेंट नहीं होगी। दूसरा, अब CIRP में हो सकता है कि जो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल हो उसी ने कुछ गड़बड़ की हो, ये उसकी लायबिलिटी की बात करता है 70 सबसेक्शन 2। भाई ये प्रोफेशनल है यार, इसको 3 साल से 5 साल तक तो मत सजा दो, सिर्फ 6 महीने की दे दो, ठीक है। If the insolvency professional deliberately contravenes the provision of this part, उस पे इम्प्रिजनमेंट कितनी है 6 महीने तक की, या फाइन है कितना 1 लाख रुपए से 5 लाख रुपए तक। भाई 1 करोड़ कहां से दे देगा बेचारा, 1 करोड़ तो कमाया भी नहीं, ठीक है ना। तो 1 लाख से 5 लाख तक का फाइन या 6 महीने की सजा या दोनों। ये 71 क्या कहता है, पनिशमेंट फॉर फॉल्सिफिकेशन ऑफ बुक्स ऑफ कॉर्पोरेट डेटा। आपने फॉल्सिफाई कर दी बुक्स, कुछ ऐसे खर्चे डाल दिए फालतू के, ऑन एंड आफ्टर द इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट। यहां पर भी एनी पर्सन है, अकाउंटेंट भी हो सकता है, एनी पर्सन डिस्ट्रॉयज, म्यूटिलेट्स, ऑल्टर्स और फॉल्सिफाइज कोई बुक्स, पेपर, सिक्योरिटीज, और मेक्स और इज नॉलेज ऑफ मेकिंग ऑफ एनी फॉल्स और फ्रॉडुलेंट एंट्री इन एनी रजिस्टर, बुक्स ऑफ अकाउंट, ठीक है, विद इंटेंट टू डिफ्रॉड और डिसीव एनी पर्सन। तो उस केस में क्या होगा, उस साल में भी 3 साल से 5 साल तक, 1 लाख से 1 करोड़ या दोनों। अगला, इसमें क्या है, एनी पर्सन है 71 में। 70 में क्या थे, 2 थे। 70 में या तो ऑफिसर था या आरपी था, ठीक है। ऑफिसर के ऊपर तो 3 साल से 5 साल तक थी, 1 लाख से 1 करोड़ थी, या दोनों थी।
और आरपी पे कितनी थी, आरपी के बारे में पूछ लेता है क्योंकि आरपी की डिफरेंट है, उसमें 6 महीने तक की सजा है और 1 लाख रुपए से 5 लाख रुपए तक का फाइन है। तो 72 क्या कहता है, पनिशमेंट फॉर विलफुल एंड मटेरियल ओमिशंस फ्रॉम स्टेटमेंट रिलेटिंग टू अफेयर्स ऑफ कॉर्पोरेट डेटा। यहां पर भी कौन कर रहा है, ऑफिसर ऑफ द कॉर्पोरेट डेटा। ये कोई मटेरियल या विलफुल ओमिशन कर रहा है इन एनी स्टेटमेंट रिलेटिंग टू द अफेयर्स, तो उस केस में 3 साल से 5 साल तक, 1 लाख से 1 करोड़ या 2। फिर पनिशमेंट फॉर फॉल्स रिप्रेजेंटेशन टू क्रेडिटर्स। अब ये जो पनिशमेंट फॉर फॉल्स रिप्रेजेंटेशन टू क्रेडिटर्स है, इस पे पेनल्टी किस पे आ रही है, एनी ऑफिसर ऑफ द कॉर्पोरेट। इसने क्या किया, कोई फॉल्स रिप्रेजेंटेशन किया या कोई फ्रॉड किया फॉर द पर्पस ऑफ ऑब्टेनिंग द कंसेंट ऑफ द क्रेडिटर्स ऑफ द कॉर्पोरेट or any of them to an agreement with reference to the affairs of the corporate debtor during the CIRP or liquidation process। ये कौन फ्रॉड कर रहा है, एनी ऑफिसर ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर। दूसरा, prior to the insolvency commencement date has made any false representation or committed any fraud for that purpose। तो दोनों चीजें आ गई। इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट के बाद उसका पर्पस क्या होना चाहिए, टू ऑब्टेन द कंसेंट ऑफ द क्रेडिटर्स, क्योंकि उस केस में तो सीओसी के पास ही पावर है, डायरेक्टर के पास तो पावर है नहीं। दूसरा, अगर इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट से पहले है तो उसने कोई भी फॉल्स रिप्रेजेंटेशन की है या कोई फ्रॉड किया है, उस केस में कितनी है, वही 3 साल से 5 साल तक, 1 लाख से 1 करोड़ या 2। ठीक। 74, पनिशमेंट फॉर कॉन्ट्रावेंशन ऑफ मॉरेटोरियम और द रेजोल्यूशन प्लान। अब अगर वायलेशन कर दिया सेक्शन 14 का, तो कोई भी ऑफिसर जिसने नोइंगली या विलफुली कमिट किया या ऑथराइज किया या परमिट किया, उस केस में कितनी है, 3 साल से 5 साल तक, 1 लाख से 1 करोड़, 1 लाख से 3 लाख रुपए तक या दोनों। ठीक है। तो आपने किसका किया, मॉरेटोरियम का, उसमें 3 साल से 5 साल तक तो है, लेकिन फाइन 1 लाख से 3 लाख तक, फाइन कम है इसमें, या दोनों। अगर इसमें कॉन्ट्रावेंशन किसने किया उसके ऊपर है, अगर कॉर्पोरेट डेटर ने या उसके ऑफिसर ने किया तब क्या होगा, तब ये अगर किसी क्रेडिटर ने वायलेशन किया सेक्शन 14 का, तो उस केस में 1 साल से 5 साल तक की सजा है और फाइन है 1 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए तक का, या दोनों। अब क्रेडिटर पर ज्यादा है, कॉर्पोरेट डेटर और उसके ऑफिसर पर कम है, 74 में। ठीक है। तीसरा, वेयर द कॉर्पोरेट डेटर, एनी ऑफ इट्स ऑफिसर्स और क्रेडिटर्स और एनी पर्सन ऑन whom the approved resolution plan is binding। इसमें क्या कर रहा है, ये नोइंगली और विलफुली कॉन्ट्रावीन कर रहा है कोई भी टर्म्स ऑफ रेजोल्यूशन प्लान या अबेट्स सच कॉन्ट्रावेंशन, तो वो कॉर्पोरेट डेटर, ऑफिसर, क्रेडिटर या पर्सन, उसमें इम्प्रिजनमेंट है 1 साल से 5 साल तक की, या फाइन है 1 लाख रुपए से 1 करोड़ तक का, या दोनों। 75 क्या कहता है, ये बाय वे ऑफ चार्ट तो हम बता ही देंगे। हाँ, 74 1 और 3 में क्या फर्क है? देखिए 74 1 क्या कहता है, 74 1 तो मॉरेटोरियम की बात करता है और यहां पर बात कर रहे हैं रेजोल्यूशन प्लान की। दोनों में फर्क है, ये तो रेजोल्यूशन प्लान में अगर कोई कॉन्ट्रावेंशन हुई तब है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। 75 बात करता है पनिशमेंट फॉर फॉल्स इंफॉर्मेशन फर्निश्ड इन एप्लीकेशन। आपने जो एप्लीकेशन लगाई उसी में कोई फॉल्स इंफॉर्मेशन दे दी, और फॉल्स भी कैसी, मटेरियल पर्टिकुलर्स में, और उस आपको पता है कि ये गलत है, और ओमिट्स एनी मटेरियल फैक्ट नोइंग इट टू बी मटेरियल, उस केस में 1 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए तक का फाइन हो सकता है, इसमें जेल नहीं है। ठीक है। 76 पनिशमेंट फॉर नॉन डिस्क्लोजर ऑफ डिस्प्यूट और पेमेंट ऑफ डेट बाय ऑपरेशनल क्रेडिटर। आपने डिस्प्यूट के बारे में बताया नहीं या पेमेंट ऑफ डेट नहीं बताई बाय ऑपरेशनल क्रेडिटर, क्या है। 75 में तो सेक्शन 7 की एप्लीकेशन की बात करता है।
76 में सेक्शन 9 की एप्लीकेशन की बात कर रहा है। इसमें क्या हुआ कि जो ऑपरेशनल क्रेडिटर है उसने कोई चीज विलफुली कंसील कर दी। उसने क्या कह दिया, उसने कह दिया कि भाई कॉर्पोरेट डेटर हैड नोटिफाइड हिम ऑफ डिस्प्यूट इन रिस्पेक्ट ऑफ द अनपेड ऑपरेशनल डेट और द फुल एंड फाइनल पेमेंट ऑफ द अनपेड ऑपरेशनल डेट। भाई सेक्शन 8 में वो उसको डिमांड नोटिस देता है, 10 दिन के अंदर उसको रिप्लाई करना होता है ऑपरेशनल क्रेडिटर को, ठीक है। तो वो क्या बताता है, या तो कहता है हमारा डिस्प्यूट है, या फिर कहता है कि हमने पेमेंट कर दी। अब मान लो उसने बोल दिया वो डिस्प्यूट है और इसने ना बताया हो, इसने जब सेक्शन 9 की एप्लीकेशन लगाई ऑपरेशनल क्रेडिटर ने, इसने ये नहीं बताया कि जी कॉर्पोरेट डेटर ने कहा है कि हमारा डिस्प्यूट है। इसको एफिडेविट देना होता है कि भाई कोई डिस्प्यूट नहीं है, ठीक है। तो अगर ये नहीं बताता उस डिस्प्यूट के बारे में जो कॉर्पोरेट डेटर ने इसको बताया था, तब पनिशमेंट लगेगी किस पे, ओसी पे, या एनी पर्सन हु नोइंगली एंड विलफुली ऑथराइज्ड और परमिटेड सच कंसीलमेंट। इसमें कोई भी आ सकता है, इसमें आरपी भी आ सकता है। तो जो ऑपरेशनल क्रेडिटर है या पर्सन है उसमें इम्प्रिजनमेंट है 1 साल से 5 साल तक की, या 1 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए तक का फाइन, या दोनों। अब फाइनेंशियल क्रेडिटर में देखते हैं, फाइनेंशियल क्रेडिटर में भी क्या कोई और पर्सन है? हाँ, उसमें तो एनी पर्सन से ही शुरू हो रहा है। वो तो कहता है जो भी पर्सन लगाता है एप्लीकेशन में, कोई भी गलत इंफॉर्मेशन देता है, सेक्शन 7 की एप्लीकेशन में एनी पर्सन है। यहाँ पर 76 में ऑपरेशनल क्रेडिटर है, या एनी पर्सन भी इसमें है जिसने विलफुली ऑथराइज या परमिट किया ऐसे कंसीलमेंट को। लॉयर भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। 77 कहता है पनिशमेंट फॉर प्रोवाइडिंग फॉल्स इंफॉर्मेशन इन एप्लीकेशन मेड बाय कॉर्पोरेट डेटर, मतलब सेक्शन 10 वाली एप्लीकेशन। तो सेक्शन 10 वाली एप्लीकेशन में क्या है, कोई भी अगर फॉल्स है या मटेरियल फैक्ट है या किसी ने उसको ऑथराइज किया है, तो उस केस में भी कॉर्पोरेट डेटर या पर्सन, उस पर भी कितनी है, 3 साल से 5 साल तक की सजा है, या 1 लाख से 1 करोड़ रुपए तक का फाइन है, या दोनों। ठीक। अब एक्सप्लेनेशन क्या कहता है, फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन एंड सेक्शन 75 एंड 76 एन एप्लीकेशन शैल बी डीम्ड टू बी false in material particulars in case the facts mentioned or omitted in the application। अगर जो भी फैक्ट्स मेंशन्ड हैं या ओमिटेड हैं, अगर वो ट्रू होते या एप्लीकेशन से ना ओमिट होते, तो दे वुड हैव बीन सफिशिएंट टू डिटरमिन द एग्जिस्टेंस ऑफ ए डिफॉल्ट अंडर दिस कोड। तो उस केस में ये मटेरियल हो जाएगा। मतलब अगर डिफॉल्ट ही जो है वो उसी का कैरेक्टर चेंज हो जाएगा, उसने कुछ छुपा लिया इसीलिए डिफॉल्ट मान लिया गया। अगर वो ना छुपाता, पूरे पर्टिकुलर्स बताता, तो हो सकता है डिफॉल्ट ही प्रूव ना होता। ठीक है ना। तो ये मटेरियलिटी की डेफिनेशन है। तो यहीं तक आज इसको समाप्त करते कथा को। 78 से जो है वो कल कर लेंगे। अब ये जो चीजें है ना, ये मैं आपको दिखाऊं। ये तो बेयर कोड है, बेयर कोड तो हो गया। हाँ, अब ये मेरी सेक्शन वाइज कवरेज नजर आ रही है आपको? नहीं जो नहीं पुरानी है। नहीं हाँ, तो अब ये देखो यहाँ पर ना मैंने इसको नहीं अलग आ अलग रही। से भी दे रखा है। ये इसकी समरी है, यहाँ पर समरी बना रखी है, वहां पूरी डिटेल है, मैंने मोटा मोटा बता दिया। डिस्प्ले हो रही है सर, है? स्क्रीन नहीं डिस्प्ले हो रही है। नहीं हो रही अभी क्या? वो क्या होता है हाँ, अब हो रही होगी, है ना? हाँ आगे आगे। अब आ गई ना? तो ये है जी, इस तरह से ना यहाँ पर वो जो सेक्शन वाइज कवरेज वाली पीपीटी है उसमें यहाँ से है, तो आपको कोड से भी पढ़ लेना है और बाद में लास्ट मोमेंट पे आप यहाँ से पढ़ लेना इसको। यहाँ देखो हमने छोटा छोटा लिखा हुआ, मेन मेन बातें लिखी हुई इसमें, और पूरा तो जो वो डिटेल वहां पर है। ये पेनल्टीज का फिर हमने चार्ट भी बना रखा है ये वाला, ठीक है ना? तो इसमें से भी आप याद इसको कर सकते लास्ट मोमेंट में यही काम आने वाली है।
हाँ, और क्या, ये तो है ही, आएगा। पूरी रामायण थोड़ी पढ़ोगे आप, यही पढ़ोगे, देखो सारा इसमें बना रखा हमने। फिर ये कंपैरिजन चार्ट वगैरह है, ये देख लेना आप। उसके बाद हमें फिर पार्ट 3 हम कल से शुरू करेंगे इसका, जो इंसॉल्वेंसी और उसका बैंकरप्सी है, इंडिविजुअल्स और पार्टनरशिप फर्म्स का, है ना जी। किसी और का कोई भी सवाल हो किसी चीज से रिलेटेड